This call is now being recorded. सर स्क्रीन भी अभी पूरी ब्लरी आ रही है। हाँ, मैं बस एडजस्टमेंट करता हूँ इसका। यस सर। अभी क्लियर है कुछ? रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर मैंने सिर्फ इतना लिखा हुआ है। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, वॉइस तो सही आ रही है। सर ब्लर आ रहा है सर बोर्ड। यस सर। यस सर। स्क्रीन के लिए कुछ सेटिंग भी चेंज हो गई क्या गूगल मीट की? तब तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कल टेस्ट के। हाँ, बिल्कुल नोट करता हूँ। सर मैं वो पूछ रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन था द टू साइड्स ऑफ अ गिवन माउंटेन हैव द सेम लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, आर दे लाइकली टू हैव द सेम क्लाइमेट? सर ऑप्शन बोलूं? हाँ, बताओ क्या थे, मुझे कुछ याद आ रहा है। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है सर। हाँ, बताओ क्वेश्चन पूछो क्या था, उसमें ऑप्शंस क्या क्या थे? एक मिनट सर मैं बता रहा हूँ। सर ऑप्शन थे नो बिकॉज देयर इज लाइकली टू बी लेस वाटर ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन दैट फेसेस अवे फ्रॉम द प्रिवेलिंग विंड्स। सर ऑप्शन बी है नो बिकॉज देयर इज ऑलवेज ऑन desert on one side of a mountain. Option C है yes because latitude and altitude are the two most important climate controlling factors. और option D है sir yes because locations at the same latitude all have the same climate. ओके, और एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। The two sides of a given mountain have the same latitude and altitude. Are they likely to have the same climate? नहीं, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं आएंगी। अगर एक मान लीजिए जैसे आपने कोई मेल बनाया और सोचा कि जैसे मैं आपको बना के एक माउंटेन है या कोई हिल है, इसमें जो भी अगर ये ट्रॉपिकल बेल्ट पे माउंटेन है तो इसका लैटिट्यूड सेम हो गया, और अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड जो ऊंचाई आएगी वो भी सेम आएगी। तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड सेम है इस माउंटेन के लिए। अब इसकी ये दो साइड है, तो दोनों साइड पे अगर हम कहें कि वेदर की कंडीशंस क्या क्या होंगी तो वो डिफरेंट होंगी, बिकॉज इधर से जो हवा चलेगी वो केवल इस साइड को फेस करेगी और उसके हिसाब से यहाँ पे अलग वेदर का फॉर्मेशन होगा। इस साइड से जो एयर ब्लो करके यहाँ पे आएगी उसका अलग आएगा। तो अगर लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड सेम भी एक माउंटेन के हैं तब भी अलग अलग उनमें वेदर या जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा है क्लाइमेटिक कंडीशंस या जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो वेदर है वो डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं हो सकता। ओके सर। सर एक और भी। हाँ बोलो। सर वो एक ऑप्शन में कंफ्यूजन थी सर कि ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, सर होम्योथर्मल होगा या यूरीथर्मल? अगर उसमें दोनों दिए हुए हैं? यस सर दोनों दिए हुए। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं तो यूरीथर्मल आपके मुख के हिसाब से बेटर है, और होम्योथर्मल भी हो सकता है कि यूरीथर्मल ही होम्योथर्मल होते हैं। और ऑर्गेनिज्म लिखा है तो कुछ ऐसा भी नहीं लिखा कि हमें बेसिकली मैमल्स के लिए बात करनी है या किसी और के लिए करनी है, क्योंकि जो होम्योथर्मल वर्ड है वो स्पेशली मैमल्स के लिए यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से यूरीथर्मल इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑर्गेनिज्म के हिसाब से देना है। सर लेकिन होम्योथर्मल तो
सर बर्ड्स भी होते हैं ना। हाँ होते हैं, लेकिन अभी ये है कि आपको अपने एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, तो इसलिए है कि भाई बेटर आंसर यूनिथर्मल लगा लीजिए। वैसे तो दोनों एक ही है, यूनिथर्मल और होम्निथर्मल ऑर्गेनिज्म एक ही है, डेफिनेशन अलग अलग है, बट दोनों के एग्जाम्पल सेम आते हैं। लेकिन एज पर एनसीईआरटी अगर जाएंगे तो फिर यूनिथर्मल आंसर आता है। पर सर हम जब नीट देंगे तो सर उसमें तो ओवरऑल एनसीईआरटी आएगी, और ओवरऑल में तो 11th में हाँ, सर। ऐसे 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 किसी भी कंट्रोवर्सी के लिए आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही फॉलो करनी है। ओके सर। सर एक और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दे लास्ट। दिया वही है, वही सही है। ओके सर। सर ये पूछना है कि व्हेन of the dark period of short day plants is interrupted by a brief exposure of light, then the plant। सर कुछ दिख नहीं रहा सर। अभी बेटा मैंने उससे एक लाइन लिखी है, मैं भी तब तक यही देख रहा हूँ कि ये रुक नहीं रहा, बार बार ब्लड होता है, फिर सही होता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यस सर। वैसा क्यों है, मैं उसी के बिल्ली करने सर मैंने अगला क्वेश्चन पूछ लूँ जब तक। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर when of the dark period of short day plant is interrupted by a brief exposure of light, then the plant। सर ऑप्शन है will not flower at all, B है flower immediately, C है give more flowers, और D है turn into a long day plant। वहाँ पे भी सेम है, अगर शॉर्ट डे प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है तो उसको आपने लिखा था कि उसको क्रिटिकल या क्रिटिकल से कम चाहिए। तो अगर आपने जो है वो उसको इंटरप्ट कर दिया है ना, तो उसमें इंटरप्ट तो जो है वो इसी को किया ना, जैसे शॉर्ट डे प्लांट का आपको समझाया था मैंने। शॉर्ट डे प्लांट है तो ये इनका फोटो पीरियड हो गया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो फोटो पीरियड ये है एग्जैक्टली तो इन्हें इतनी लाइट चाहिए, इसीलिए ये शॉर्ट डे है। अब अगर आपने इसके डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया तो लाइट इससे ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जो फोटो पीरियड जो क्रिटिकल है उससे या उससे कम पे फ्लावर करते हैं, उससे अगर ज्यादा की लाइट होगी तो वो फ्लावर नहीं करेंगे। ओके सर, तो मतलब नॉट फ्लावर एट ऑल। हाँ ओके सर। हो गया। अभी स्क्रीन दिख रही है किसी को कुछ? यस सर, थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। वो एक्चुअली शायद इसीलिए कि एक जगह रुकने पे है। आई होप कि अगली बार जब क्लास होगी तो हम बेटर मैनर में ले पाएंगे। पेन टैब से कोशिश कर रहा हूँ मैं अरेंज हो जाए जरा सा, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए वो ऑफिस से आ नहीं पा रहा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी राइटिंग में। सो हम रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे थे और हमने दो कंप्लीट कर लिए थे, एक रेगुलेट था और एक कन्फर्म था। नेक्स्ट टू हमें पढ़ने हैं, छोटे छोटे से ही है, माइग्रेट और सस्पेंड, है ना, ये दो और हमें पढ़ने। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर इसमें हमने जो कंप्लीट कर लिया था दैट वाज रेगुलेट। जो ऑर्गेनिज्म है वो रेगुलेटर कहलाएंगे या दूसरे ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। इसमें आपने एक पार्शियल रेगुलेटर का केस भी पढ़ा था, है ना, तो वो आपको सब समझा दिया था। अब नेक्स्ट टू जो आज के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं, एक आता है माइग्रेट, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर सस्पेंड पे चलेंगे। जैसे आप माइग्रेशन जानते ही हैं, माइग्रेशन आपने सुना है कि एनिमल्स में होता है, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। एक्सक्यूज मी तो सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, और उसमें आपको 4 तरीके के ऑर्गेनिज्म या उनकी कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है रेगुलेट, जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को और इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर लेते हैं बाय देयर ओन वे, अपने आप। उनमें आपने एग्जाम्पल में लिखा था बर्ड्स, मैमल्स, फ्यू इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। फिर दूसरे जो इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स। ये दोनों मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। सर वो मेरी आज फर्स्ट क्लास है ना, इस वजह से। हाँ बोलो बेटा प्रियांशु। सर वो मेरी आज फर्स्ट क्लास है ना सर, इसलिए मुझे पता नहीं है कुछ भी। कोई इशू नहीं है। सो रेगुलेट या कन्फर्म होना
उनके इवोल्यूशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने लास्ट में ये भी डिस्कस किया था कि रेगुलेटर्स होने की वजह से मैमल्स मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स कहलाते हैं। तो अगर मैमल्स मोस्ट इवॉल्व हैं और मोस्ट एडवांस टाइप के एनिमल्स हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है कि वो रेगुलेटर्स हैं, वो इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, कन्फर्मर्स नहीं कर पाते। तो ये दोनों चीजें तो एवोल्यूशन के हिसाब से है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्टेटस रेगुलेटर होगा या कन्फर्मर होगा। कई बार ऐसा भी होता है, जो हम आज के टॉपिक की बात करें तो समटाइम्स जो कंडीशंस होती हैं दे आर ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत कम टाइम के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, उसके लिए इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोविड में क्या हुआ कि भाई कोविड में किसी को काम नहीं मिल रहा है ना, तो वो क्या है कि वो अपनी फील्ड चेंज कर लेगा। मान लीजिए किसी का मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो चलो कुछ तो करेगा ना, तो किसी और फील्ड में चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है और ऑलरेडी मेडिकल फील्ड में है, अब ऐसा हो कि 5-6 महीने के लिए हॉस्पिटल बंद हो जाए, तो वो क्या करेगा? तो फिर ऐसा था ना कि वो अपनी फील्ड चेंज करेगा, 5-6 महीने सर के ऐसा बाद तो हो खुद ही ही नहीं सकता है जाएगा। अभी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है, अभी नहीं हो सकता। मतलब मेरा एग्जांपल सिर्फ इस सेंस में लेके है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन शॉर्ट पीरियड के लिए आती है तो ऑर्गेनिज्म को बदलने की जरूरत नहीं है, वो अपने बिहेवियर को चेंज करके भी उस शॉर्ट टर्म पीरियड को पास ऑन कर सकता यस है। सर, सर जगह चेंज कर लेगा अपनी। एग्जांपल लेते हैं कि गर्मियां हो गई दिल्ली में बहुत ज्यादा, अब क्या करें? तो ठीक है, हिली एरियाज में घूम आते हैं, गर्मियां 2-3 महीने तो रहेंगी, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर गर्मी रहेगी यस सर। कि हमें परमानेंटली इंडिया को छोड़ के कहीं और जाना पड़े जो कूलर कंट्री हो, वहां देखना पड़े। तो अगर शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है तो माइग्रेशन का एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई आप चल के कहीं ऐसी जगह जा सकते हो जहां पे आपको लगता है कंडीशन बेटर है। जरूरी नहीं कि फेवरेबल हो, लेकिन मोर हॉस्पिटेबल होंगी। इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन कि भाई थोड़ी गर्मी कम हो गई, यही बहुत है। दिल्ली में तो बहुत टेम्परेचर है, 50 हो रहा है, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां 20 ना हो लेकिन 40 भी होगा, तो दिल्ली से तो बेटर ही है ना। तो इन दैट केस वो माइग्रेशन कहलाएगा, है ना। माइग्रेशन हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी के लिए होता है, इसीलिए आप बुक में देखेंगे तो लिखा होगा कि ये टेम्पोरेरी मूवमेंट है, दिस इज टेम्पोरेरी मूवमेंट, कुछ टाइम के लिए होगा ये, है ना। मतलब ऑर्गेनिज्म जाएगा और उस जगह पे जब कंडीशन सही हो जाएंगी तो वापस भी लौट के आ जाएगा। सो माइग्रेशन इज ऑलवेज टेम्पोरेरी मूवमेंट। तो अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये सर जो बर्ड्स वगैरह कर लेती हैं सर, मतलब हाँ, जब उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। बर्ड्स कर लेती हैं, बेसिकली बर्ड्स में बहुत कॉमन है माइग्रेशन, और एम्फीबियंस में भी माइग्रेशन कॉमन है। माइग्रेशन 2 ग्रुप में बहुत कॉमन है, बर्ड्स और एम्फीबियंस में, है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट तो माइग्रेट नहीं करते, यूजुअली एनिमल्स ही माइग्रेट करते हैं, बिकॉज माइग्रेट करने के लिए लोकोमोट करना पड़ेगा, और लोकोमोशन एनिमल कैरेक्टर है, प्लांट में तो होता नहीं। तो यहाँ पे भी हम बात कह सकते हैं कि ये जो बात है माइग्रेशन की, वो एनिमल्स के लिए ज्यादा अप्लाई होती है। तो टेम्पोरेरी मूवमेंट हो गया, कहाँ से होगा? फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिट, जहां पे स्ट्रेस कंडीशन है, और होगा कहां पे? टू कंपैरेटिव है मोर हॉस्पिटेबल एरिया, जहां पे कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर है। तो टेम्परेरी मूवमेंट होना है फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज। और फिर ये लाइन आगे कंटिन्यू है कि जब कंडीशन ओवर हो जाएंगी तो ऑर्गेनिज्म लौट के भी आएगा, इसीलिए टेम्परेरी मूवमेंट लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट होगा, ये केवल कुछ टाइम के लिए होगा। सो दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन, है ना। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि वो एग्जाम्पल दिया है साइबेरियन क्रेन का। साइबेरिया से हर साल आते हैं ये इंडिया में, साइबेरियन क्रेन्स। ये कहां से आते हैं? फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया। और इंडिया में भी एग्जैक्टली कहां पे आते हैं? भरतपुर में। भरतपुर में एक जगह है केवलादेव नेशनल पार्क, वहां पे केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान। तो हर साल क्या करते हैं, साइबेरियन क्रेन्स इंडिया में आते हैं फ्रॉम साइबेरिया। और इंडिया में यस कहाँ सर। है?
भरतपुर नेशनल पार्क, राजस्थान, और वापस लौट के जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइबेरिया को अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल नॉर्थ पोल पे एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है ना। साइबेरिया में क्या होता है कि जब आप विंटर्स में देखोगे तो नॉर्थ पोल पे वैसे ही पोल्स पे आइस ज्यादा है, और उसमें भी अगर हम विंटर का सीजन लेंगे तो एक्सट्रीमली चिल्ड कंडीशन है, तो साइबेरियन क्रेन्स वहां नहीं रह सकते, तो वो वहां से मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड जो नदर्न रीजन है वहां से माइग्रेट करके वो इंडिया आएंगे इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को, और उसके बाद जब 2 महीने साइबेरिया में विंटर चलती है, फिर जब वो कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो वापस ये इंडिया से लौट के जो है वो जाएंगे। सो दैट्स वाई ये माइग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, और एटलीस्ट ये तो आपको याद रखना ही है ना। अदरवाइज सर बीच में इतनी सारी जगहें हैं, सिर्फ इंडिया ही क्यों, और भी जगह तो जा सकते हैं। अब ये फेवरेबल है ना मोर। अब जो ये तो हमने एक रीजन पढ़ा कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ये हो रहा है। अब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वो इंडिया में कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन विंटर में जो भरतपुर में कंडीशंस हैं, अब साइबेरियन क्रेन्स हैं तो क्रेन्स को पानी भी चाहिए, खाने के लिए फिशेस भी चाहिए, तो वो जो एरिया है वो उन्हें सुटेबल लगा, इसलिए वो यहीं आते हैं। और फिर जब किसी को एक एरिया पसंद आ जाता है तो वो चेंज करना नहीं चाहता। तो बाय एवोल्यूशन अगर हम कहें कि पिछले हजारों सालों में ये रूट कभी चेंज नहीं हुआ, ये लोकेशन कभी चेंज नहीं हुई, तो उसका रीजन ये भी है कि क्रेन्स के लिए जो बेटर कंडीशन है वो उस एरिया में है सारी, जितनी उन्हें 2 महीने में चाहिए, और 2 महीने के बाद तो वो अपनी नेटिव हैबिट में लौट के चले जाएंगे। तो इसलिए कहीं और जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। या जैसे ये तो बुक में एग्जाम्पल दिया है साइबेरियन क्रेन का, तो हमने वो डिस्कस कर लिया। अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में देखेंगे तो उड़ीसा में चिल्का लेक है, तो वहां पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, आगे भी हम किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वो कहाँ से आती है? वो फिर बांग्लादेश साइड से आती है, म्यांमार बांग्लादेश से होते हुए वो उड़ीसा में चिल्का लेक में आती है और माइग्रेट करके वापस चली जाती है। ऐसे कैलकाटा में अलीपुर जू है, तो वो केवल बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए है। और चिल्का लेक जो उड़ीसा में है वो तो लार्जेस्ट है नंबर में, अगर बात की जाए लार्जेस्ट होम फॉर माइग्रेटरी बर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे किसी चैप्टर में, किसी इकोलॉजी या किसी और चैप्टर में। फिलहाल माइग्रेशन का ऑप्शन, माइग्रेशन के एग्जाम्पल में आपको साइबेरियन क्रेन्स याद रखना है ना। तो एक ये चीजें होती है। फिर मान लीजिए कोई एनिमल ऐसा है जो माइग्रेट भी नहीं कर सकता, आप क्या करेगा? वो नहीं जा सकता, जैसे प्लांट्स नहीं जा सकते, चलो एनिमल्स छोड़ दीजिए, प्लांट्स नहीं जा सकते, फंगी नहीं जा सकती, एल्गी नहीं मूव कर सकती, तो ये लोग क्या करेंगे? या कुछ एनिमल्स भी हैं जो मूव नहीं कर सकते, देन उनके पास फिर एक ऑप्शन ये होता है कि वो सस्पेंड मोड में चले जाएं। सस्पेंड का मतलब है कि वो अपनी जरूरतों को कम कर लें, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लें, और उस रिड्यूस करने के हिसाब से वो जाए। तो वो सस्पेंड कहलाता है, सस्पेंडेड मोड कहलाता है ना। कहते हैं ना सस्पेंड कर दिया, कि मान लीजिए 2 महीने गर्मी हो रही है तो कोई बात नहीं, अपने घर में कूलर एसी चला के बैठे रहो, बाहर तो गर्मी लगेगी लगेगी, घर के अंदर तो नहीं हो सकती ना। घर के अंदर आप अपनी जरूरतें कम कर लीजिए, आपको बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट सस्पेंडेड मोड। तो प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, आपने 11th में डिस्कस किया भी होगा। प्लांट्स में मैंने मॉर्फोलॉजी में भी आपको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पढ़ाए थे, वो इसीलिए तो है कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो प्लांट मिट्टी में पड़ा रहेगा, ट्यूबर हो गए, राइजोम हो गया, इस तरीके से। या बैक्टीरिया मोनेरा में आपने पढ़ा होगा एंडोस्पोर्स होते हैं एडवर्स कंडीशन को पास करने के लिए। फंगी में आपने एडवर्स कंडीशन के स्पोर पढ़े होंगे। ऐसे एल्गी में भी कुछ स्पोर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन करने के लिए होते हैं। तो जितने भी आप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पढ़ते हैं नेचर में जो है, बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं, लोअर प्लांट और फंगी में जो स्पोर्स हैं, वो सब इसी एग्जाम्पल में आएंगे। दे कम्स अंडर सस्पेंडेड मोड। क्लियर? एनिमल्स के लिए सस्पेंडेड मोड में 3 ऑप्शंस होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई अगर एनिमल है जो नहीं जा सकता, जो नहीं माइग्रेट कर सकता, तो उसके लिए फिर यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक कॉमन है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को आप विंटर स्लीप कहते हैं, अगर विंटर को पास करना है तो। जैसे आप जानते हैं हाइबरनेशन में बियर क्लासिकल एग्जाम्पल है ना। आपने सुना भी होगा कि भालू क्या करता है, वो 6 महीने के लिए तो बाहर आता है अपनी केव से, अपनी गुफा से बाहर आएगा, और 6 महीने वो शहद इकट्ठा करेगा। उन 6 महीनों के लिए जब
विंटर होंगी, क्योंकि फिर वो कुछ नहीं करेगा, शहद खाएगा सो जाएगा, खाएगा सो जाएगा, खाएगा सो जाएगा, बस। और कोई काम करना ही नहीं है जिसमें एनर्जी खर्च हो, क्योंकि एनर्जी खर्च होगी तो फिर उसके हिसाब से फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। वो अनफेवरेबल कंडीशन है, वो है नहीं। तो हाइबरनेशन के साथ एग्जाम्पल बियर लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एग्जाम्पल बियर। इसी तरीके से फिर दूसरा हो सकता है एस्टिवेशन, जो समर स्लीप कहलाता है। समर स्लीप में एग्जाम्पल आप स्नेल ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, फ्रॉग ले सकते हैं। स्नेल हो गई हैं, फिश हो गए, फ्रॉग्स हो गए, लाइक दिस, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एस्टिवेशन में रहते हैं। ये जैसे फ्रॉग को सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉग हमें केवल बारिश में दिखाई देता है तो उसका लाइफ स्पैन केवल रेनी सीजन ही हो। एक्चुअली वो समर में भी है, बस वो मिट्टी के नीचे है, जहाँ पे गीली मिट्टी होगी, जहाँ ठंडक होगी, वहां वो पड़ा होगा। आपने फ्रॉग का पढ़ा भी होगा डिटेल 11th में, तो आपको पता भी होगा कि फ्रॉग इन दिस पर्टिकुलर केस वो क्या करता है, वो लंग से रेस्पायर ना करके स्किन से रेस्पायर कर लेता है ना। उसमें पल्मोनरी की जगह कुटेनियस रेस्पिरेशन हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए तो हुआ क्योंकि लंग्स को एक्सपेंड करने और रिलैक्स करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और स्किन से तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को केवल डिफ्यूज करके आना है। डिफ्यूजन पैसिव होता है, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो ये रीजन है कि फ्रॉग समर में अपना लंग्स की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम कर लिया, बाकी रिक्वायरमेंट भी कम कर लेगा। और फिर जब रेनी सीजन आएगा समर के बाद, तो फिर आपको हर जगह दिखाई देते हैं, तो उनका फेवरेबल है ब्रीडिंग सीजन भी। तो अगर समर की कंडीशन को पास करना है तो एस्टिवेशन, विंटर की कंडीशन को पास करना है तो हाइबरनेशन। इसमें एक क्लॉज और भी है जिसको हम डायापॉज कहते हैं। डायापॉज क्या चीज है? डायापॉज का मतलब होता है सस्पेंडेड डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई डेवलपमेंटल स्टेज हो, एक लार्वा से एक एडल्ट बन रहा है, और बीच में कहीं ऐसा हुआ कि एडवर्स कंडीशन आ गई, तो जो डेवलपमेंट है वो वहीं रुक जाएगा। और फिर क्या होगा, जैसे कंडीशन फेवरेबल होंगी, डेवलपमेंट वहीं से रिज्यूम करेगा जहां से रुका था। ये नहीं कि वो मर जाएगा, और ये भी नहीं कि वो शुरू से होगा, वो जहां रुका था वहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे डेवलपमेंट वहीं से प्रोसीड कर जाएगा। तो डायापॉज क्या कहलाता है? सस्पेंडेड डेवलपमेंट कहलाता है। सर ब्लर बहुत ज्यादा हो रहा है सर। बेटा मुझे तो स्क्रीन ठीक दिखाई दे रही है, बीच बीच सर में हो रहा है। सर हाँ बीच बीच सर, में हो रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए ठीक हो गई थी सर, फिर से ब्लर हो गया फिर। वो सिर्फ उतना ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम है जितने टाइम पे मैं पेन चलाऊंगा और स्क्रीन थोड़ा सा हिलेगी बेसिकली। बाकी आप लिख लीजिए, अभी क्लियर आ रहा होगा आपको अगर ऐसा कुछ है तो। इसीलिए मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि नोट्स आपके पास हैं भी, और मैं आपको रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, शाम तक आ जाएगा आपके पास, नाइट तक। अभी आप समझ लीजिए। सो सस्पेंडेड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक सीरीज है, एक लार्वा से दूसरा लार्वा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर एडल्ट। और पता चला कि जब सेकंड लार्वा बना तब कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, तो डेवलपमेंट सेकंड पे ही रुक गया। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगी तो डेवलपमेंट सेकंड से ही शुरू हो जाएगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर, एंड देन एडल्ट। तो अगर सस्पेंडेड डेवलपमेंट है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जो भी हो रहा है वो एडल्ट्स में हो रहा है, मैच्योर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। डायापॉज डेवलपमेंटल स्टेज में सस्पेंडेड मोड है ना। सस्पेंडेड मोड भी आप कह सकते हो कि एडल्ट में हो रहा है, तो दो ऑप्शन है, विंटर और समर के हिसाब से हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। और सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज है तो डायापॉज आएगा। डायापॉज के एग्जांपल में आपके बुक में जू प्लैंक्टन दिया हुआ है। तो आप जू प्लैंक्टन याद कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमने वो डिस्कस किया यहाँ पे। उसमें दो इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है, रेगुलेट और कंफर्म। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑप्शन आएंगे, माइग्रेट। प्रियांशु कुछ कह रहे हो बेटा? आपका ऑन था। यस सर। सर ये पूछना था सर, आप एक बार फिर से चैप्टर के नोट शेयर कर दोगे सर टेलीग्राम पे? सर वो मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ था ना सर ग्रुप में, तो अभी मेरे पास है नहीं। ठीक है ठीक है,
कोई इश्यू नहीं है, मैं दोबारा से इस चैप्टर का पूरा नोट शेयर कर दूंगा। आप कैल्विन के ग्रुप में तो हो गई ना? हाँ सर, टेलीग्राम में हूँ सर, बायो वाले ग्रुप में। मैं टेलीग्राम में तीनों फाइल दोबारा शेयर कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं। ओके सर, थैंक यू। इस चैप्टर की ये थर्ड क्लास है इकोलॉजी की, तो मैं ऑल दोस प्रीवियस क्लासेस इंक्लूडिंग टुडे क्लास मैं आपको कर दूंगा। क्लियर? अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इज एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन जैसे आपने कन्फर्मर्स जो पिछली क्लास में पढ़ा था, तो कन्फर्मर्स में ये था कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म भी उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशन बदलती जाएंगी वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का स्टेटस भी बदलता जाएगा। सो दैट इज व्हाट एडॉप्टेशन है ना। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मान लीजिए कोई जॉब कर रहा था बैंक में और वो नौकरी छूट गई, तो फिर जो कंडीशन होगी वो उसके हिसाब से जॉब करेगा। फिर कोई कंडीशन आई, नौकरी छूट गई, फिर जो कंडीशन आएंगी फिर वो उसके, क्योंकि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाइव करने के लिए कई बार ये भी होता है कि हम बदलते इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदलते चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाट एडॉप्टेशन आर। अब एडॉप्टेशन किस लेवल पे होती है? कई बार मॉर्फोलॉजिकल होती हैं, कई बार एनाटॉमिकल होती हैं, कई बार बिहेवियरल भी होती है, बिकॉज एनिमल्स में बिहेवियर भी होता है, प्लांट्स में तो कोई बिहेवियर नहीं है। प्लांट्स में तो एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी है, बट एनिमल्स में बिहेवियर भी होता है, बिहेवियरल एडॉप्टेशंस भी होती है। एडॉप्टेशन किसी भी लेवल पे हो सकती है। हमें कुछ एडॉप्टेशंस के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एंड अगेन जो एनिमल्स के रिगार्डिंग है, तो जो गिने चुने एनिमल्स आपकी बुक में दे रखे हैं उनकी एडॉप्टेशन याद करनी है। प्लांट्स की मैंने आपको 11th पे भी काफी कुछ पढ़ाया हुआ है, एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस है ना। और जैसे मैंने कहा कि एडॉप्टेशन किसी भी लेवल पे हो सकती है ना। दे मे बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री को आप फिजियोलॉजी भी बोलते हैं तो इन्हें आप फिजियोलॉजिकल भी कह सकते हो। अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली लिख रहा हूं। एंड समटाइम्स बिहेवियरल, यस, नाउ यू कैन सी। अभी भी नहीं दिख रहा है सर। जस्ट अ मिनट। सर बहुत ज्यादा ही ब्लर है। सर अब तो अभी बीच में स्क्रीन भी चली गई थी। हाँ, वो तो मैंने ऑफ करके किया था। वो हो जाएगी एडजस्ट, अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है सर आपका अब कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ, वो मैं कहता रहा हूँ एडजस्टमेंट का इश्यूज आ रहे हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा, एडॉप्टेशंस मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं, एनाटॉमिकल हो सकती हैं, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, या बिहेवियर की भी एडॉप्टेशंस हो सकती हैं। अब इनमें से कुछ एडॉप्टेशंस एनिमल्स की और कुछ प्लांट्स की हमें देखनी है, सिर्फ एग्जांपल्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमल्स में क्या क्या है, क्योंकि एनिमल्स की गिनी चुनी है वो आपको याद ही करनी है, उसमें कुछ हम कर तो सकते नहीं है। एनिमल्स में तो हर एनिमल की एडॉप्टेशन अलग है और उसमें भी उतनी ही डिटेल पढ़नी है जितनी हमारे सिलेबस है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई एनिमल से अडॉप्ट नहीं होता तो फिर ना तो वो अपनी हैबिटेट में रह पाता
और ना वो रिप्रोड्यूस करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन दे पाता। मान लीजिए डेजर्ट में एनिमल होते हैं, अभी हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डेजर्ट में प्लांट भी होते हैं। सबको पता है कि डेजर्ट में पानी की कमी है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो टेम्परेचर 50 के अराउंड और वाटर की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 0। फिर भी उस डेजर्ट में एनिमल्स भी हैं और गिने चुने प्लांट्स भी हैं। तो डेफिनेटली, और आज भी हैं, तो इसका मतलब तब से लेके आज तक इन हजारों सालों में वो रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं और वो सरवाइव भी कर रहे हैं उसी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि वो डेजर्ट को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। जैसे स्नेक्स होते हैं या लिजर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स स्पेशली आपको डेजर्ट्स में मिलते हैं। तो वो रेप्टाइल्स ना तो डेजर्ट को छोड़ के जा रहे हैं और ना ही अपने अंदर कोई ऐसी, ना ही वो रेगुलेटर्स में आते हैं, क्योंकि रेगुलेटर्स तो बर्ड और मैमल आपने पढ़े। तो फिर रेप्टाइल्स क्या करेंगे? रेप्टाइल्स जैसे जैसे कंडीशन चेंज होंगी वैसे वैसे अपने अंदर चेंजेस लाते जाएंगे। चेंजेस वो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, फिजियोलॉजी किसी में भी ला सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे डेजर्ट में, वहीं सरवाइव करेंगे, वहीं उनका रिप्रोडक्शन भी होगा, वहीं उनकी जनरेशन टू जनरेशन भी आती जाएंगी। तो इट मीन्स कि वो डेजर्ट में रहने के लिए अडॉप्ट हो गए, है ना। यही तो बोला जाता है कि आप इस चीजों के साथ अडॉप्ट हो चुके हो, तो दैट इज व्हाट अडॉप्टेशन। अब एनिमल्स में पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है जैसे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो मैरीन वाटर में है, एंड फिशेस। अब सबको पता है कि ओशियन हो या मान लीजिए सी भी है, इवन कोस्टल एरिया भी है, तो भी डेप्थ तो होती ही है। कोस्टल एरिया में आप जाओ, जैसे जैसे अंदर जाओगे समुद्र में, वैसे वैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मैरीन इनवर्टिब्रेट और फिशेस जो बहुत नीचे, मतलब एक ग्रेट डेप्थ पे पाए जाते हैं, तो वो उतने प्रेशर को भी टॉलरेट कर लेते हैं। हालांकि टॉलरेट करने के लिए उनकी बॉडी में चेंजेस क्या है वो चेंजेस हमें नहीं पढ़ने, बट एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो बायोकेमिकली अपनी, फिजियोलॉजिकली अपनी मेटाबॉलिज्म को इतना चेंज कर लेते हैं कि वो मोर देन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी टॉलरेट कर लेंगे। यहाँ एनवायरमेंट में कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हम बात कर रहे हैं 100 गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर किसी एनिमल बॉडी पे है, उसके बाद भी वो बॉडी उस हाई प्रेशर के लिए रेजिस्ट कर रही है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैरीन इनवर्टिब्रेट एंड फिशेस के केस में। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है? दे आर बायोकेमिकली एडॉप्टेड। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो एडॉप्टेशन है वो बायोकेमिकल है। टू सर्वाइव एट ग्रेट डेप्थ, और इस ग्रेट डेप्थ पे है क्या? मोर देन 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब भी वो सरवाइव कर जाते हैं। 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर है, स्टिल दे आर बायोकेमिकली और फिजियोलॉजिकली अडॉप्टेड टू सर्वाइव एट ग्रेट डेप्थ। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? अब वो एनिमल जो कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, जैसे पोल्स पे एनिमल होते हैं, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड कंडीशन। इनमें क्या होता है? दे हैव आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैं तो यानी कि मेटाबॉलिज्म आ गया, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स, आईएनपी। अब आपको पता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि आइस इंसुलेटर का काम करता है। मान लीजिए एनिमल अगर कोई लिविंग है, कोल्ड कंडीशन में कोई एनिमल रह रहा है, मान लीजिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कोई एनिमल है, जैसे पोल्स पे होते ही है, तो ऐसे तो उनका ब्लड या उनकी बॉडी में जो भी फ्लूइडिटी होगी वो तो फ्रीज कर जाएगा, उनके सेल में, उनके प्रोटोप्लाज्म में जो पानी है वो तो जम जाएगा। और अगर वाटर फ्रीज कर गया तो प्रोटोप्लाज्म काम कैसे करेगा? अगर सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर ऑर्गेनिज्म जिंदा कैसे रहेगा? तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने ये किया कि सेल के बाहर जो स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वहां पे क्या होता है, कुछ प्रोटीन होती हैं जो आइस का फॉर्मेशन करती हैं। और आइस, आपको पता है कि आइस इंसुलेशन का काम करती है। आइस अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देगा और बाहर के लो टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगा। तो कुल मिला के सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो नॉर्मल फ्लूइड नेचर का ही रहेगा, उसमें वाटर लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, और सेल अपना काम कर पाएगी तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव भी कर पाएगा। तो जो एनिमल्स कोल्ड कंडीशन में होते हैं उनकी बॉडी में आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स है। कहाँ है? इन दियर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, सेल से बाहर का जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और इनका काम ये होता है कि आइस बनाती हैं जो इंसुलेशन का काम करती है ना। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स है, इसका मतलब वो आइस फॉर्मेशन करेंगे। So, ये भी बायोकेमिकल ही होगा ना? हाँ, ये भी बायोकेमिकल एडाप्टेशन है। ये आप खुद भी गैस कर सकते हैं, क्योंकि इतना आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि प्रोटीन है तो मेटाबॉलिज्म हो गई, या कोई मॉर्फोलॉजी है, कोई फिजियोलॉजी है, कोई बिहेवियर है। वैसे मैंने, जब आप केल्विन के नोट्स में देखोगे तो मैंने अलग अलग करके दे रखा होगा, यहाँ नहीं लिखा मैंने। हालांकि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वॉइस तो मेरी पहुंच ही रही है आप तक। ये दोनों ही एडाप्टेशन जो लिखी है, दीज आर बायोकेमिकल एडाप्टेशन, मैरीन इनवर्टिब्रेट वाली भी और आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स वाली भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में आपने 11th में आर्की बैक्टीरिया पढ़ा होगा, मोनेरा में। ये था एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड कंडीशन, ये मरीन इनवर्टिब्रेट और फिशेस के लिए। तो आर्की बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा। आर्की बैक्टीरिया में एक तो आपको थर्मो एसिडोफाइल पढ़ाए गए होंगे, जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में सरवाइव कर जाते हैं। थर्मो एसिडोफाइल, थर्मोफाइल का मतलब होता है लविंग या बियरिंग। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो फॉर एसिडिटी, जो लो पीएच और हाई टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। ये मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच अराउंड 1.5। तो अगर 1.5 पीएच है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा एसिडिटी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर। इन दोनों कंडीशंस को, ये एडवर्स कंडीशन है बट ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ये आपको कहाँ मिलेंगे? इन हॉट स्प्रिंग्स, जहां से खौलता हुआ पानी निकलता है, ये आपको वहां मिलेंगे, है ना। या समुद्र में नीचे होते हैं, डीप सी, आपको पहले भी मैंने लिखाया था। हाइड्रोथर्मल, पानी के अंदर है, हाई टेम्परेचर वाले। वेंट, दरारें होती हैं जहां से बॉइलिंग वाटर रिलीज हो रहा है। सो डीप सी, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया मिलते हैं। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि ये बैक्टीरिया में एडॉप्टेशन क्या है। अगर आपने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा होगा 11th में, सबने पढ़ाया होगा, तो उसमें आपको बताया होगा, वहां पे 11th की एनसीईआरटी में लिखा भी है कि इनका जो सेल कोट होता है वो रिजिड होता है, हार्ड होता है। जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी होती है, बताइए, कोई आंसर देगा? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। दूसरा नाम? म्यूरेन होता है। पढ़ा है आपने? म्यूरेन सुना है? पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरेन की होती है ना। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें नहीं होती। ये जो भी आपने बोला पेप्टाइडोग्लाइकन, ये यू बैक्टीरिया के लिए है, जिसमें आपने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा होगा। माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होती नहीं है। या नॉर्मल बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, उनकी अगर बात करेंगे तो वो सब एग्जाम्पल आ जाएंगे। सेल में भी जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा सेल वाले चैप्टर में, तो वहां पे भी ये चीज दी हुई है। लेकिन इन बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, इनकी अलग होती है। इनको म्यूरेन ना बोल के स्यूडो म्यूरेन बोलते हैं। म्यूरेन के जैसा है बट म्यूरेन नहीं। और उसका ओवरऑल आंसर ये होता है कि सेल कोट बहुत हार्ड या रिजिड हो जाता है। इतना हार्ड या रिजिड हो जाता है कि बाहर की एसिडिटी अंदर आ ही नहीं पाती, बाहर का बॉइलिंग टेम्परेचर अंदर आ ही नहीं पाता। सो दैट्स वाई वो अपनी मेटाबॉलिज्म को चेंज करके इतना ज्यादा अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं
कि वो बॉइलिंग टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाते हैं, और पीएच अगर 1.5 के अराउंड है तब भी वो उसमें सरवाइव कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें। कंगारू रैट का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया होगा, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है कंगारू रैट। पर पानी नहीं पीते ना ये पूरी लाइफ में अपनी। हाँ, ये पूरी लाइफ बिना पानी पिए सरवाइव कर लेते हैं, है ना। ये कहाँ मिलेंगे आपको? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में। नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। तो ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, और ये पूरी लाइफ में मतलब दे सर्वाइव देयर होल लाइफ विदाउट ड्रिंकिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। बिना पानी पिए पूरी जिंदगी रह सकते हैं। अब सोचो कि बिना पानी के कैसे रहेंगे। हमने तो पढ़ा था कि वाटर नेक्स्ट टू टेम्परेचर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो वाटर ही है। तो ये अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी कैसे करते हैं? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। मैंने आपको फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ाया था। तो रेस्पिरेशन में अगर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपने पढ़ा था कि 6 H2O बनते हैं। बट अगर 1 ट्राइपामेटिन को ऑक्सीडाइज करोगे तो 102 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे। तो फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो पानी ज्यादा बनता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। एक पानी तो वो है जो हम पीते हैं, जो हमारी बॉडी में बाहर से जा रहा है। एक पानी वो है जो हमारी मेटाबॉलिज्म में बन रहा है। जैसे मान लीजिए बायोमॉलिक्यूल्स में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ेगा तो लैक्टोज बनेगा। लेकिन जब डाइसैकेराइड आप बनाओगे तो क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा ना। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल हो गया, तो दैट इज व्हाट मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर से अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, है ना। ये कैसे करते हैं? ये बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इससे क्या होगा? इससे मिलेगा इन्हें मेटाबॉलिक वाटर। ये वो पानी पीने वाला नहीं है, ये वो है जो मेटाबॉलिज्म में बन गया। इससे अपना काम कर लेंगे, है ना। सो दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ द वाटर हमारी बॉडी से किस फॉर्म में निकलता है? यूरिन की फॉर्म में। ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके पास ऑन करते हैं। वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होती है, तो उसमें भी वाटर कंजर्व हो जाएगा, है ना। कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगी। दे हैव वेरी कॉन्सेंट्रेट यूरिन। इससे क्या होगा? इससे कंजर्वेशन होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो एक तरफ वाटर को बचाएंगे बाय कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, और दूसरी तरफ वाटर आएगा कहां से बॉडी में? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो इस तरीके से कंगारू रैट अपना काम कर सकता है। क्लियर? सर अगर ये पी भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना वैसे? एक्चुअली जहाँ रहते हैं वहां है ही नहीं पीने को। आप तो ये बात हो गई कि मान लीजिए आप किसी कंगारू रैट को ले आए का मतलब जू में ले आए और फिर पानी पीने को दें। अब मुझे पता नहीं, मैंने कभी सर्च नहीं किया कि जू में ये पानी पीते हैं या नहीं पीते। जैसे कहते हैं ना कि एनिमल्स में लायन है, लायन का अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लायन का नेचर क्या है? प्रेडेटरी एनिमल है, चेज किल एंड कंज्यूम। लायन की प्रॉपर्टी है कि वो स्टेल फूड नहीं लेता। ऐसा नहीं होता कि किसी और ने मार दिया और लायन ने खा लिया। लायन चेज करेगा, किल करेगा, कंज्यूम करेगा, बिना किसी बात के वो मारता भी नहीं है ना। और अगर दोपहर का खाना बच गया तो वो शाम को नहीं खाएगा, शाम को फिर वही चेज किल एंड कंज्यूम, वो उसका नेचर है। बट अगर लायन को आपने केज में बंद कर दिया, जू में बंद कर दिया, फिर तो जो उसे टुकड़ा दोगे मीट का उसी पे सरवाइव करेगा, वहां जू में किसको चेज करेगा। तो दोनों चीजें अलग हो जाती हैं क्योंकि हम नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंगारू रैट के लिए लिखा हुआ है। इन कैप्टिव कंडीशन जू में वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा वी कांट सी। मतलब पर सर यहाँ तो पूरा डिफरेंट केस है ना। यहाँ तो ये मेटाबॉलिक वाटर तो जू में भी बनेगा और वहां पे बनेगा। वो कहते हैं ना कि अगर पी भी लेगा मतलब मुंह में डाल भी दिया जाएगा तो होगा कुछ नहीं, उसको तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो ऐसी पूरी कर ही रहा है। ये तो इसमें एडॉप्ट हो चुका है। अब अगर आपने जैसे होता है ना कि एलोवेरा को आपने पानी दे भी दिया तो क्या
एलोवेरा को आइडियली पानी नहीं देना चाहिए, वो डेजर्ट का प्लांट है, उसे महीने में एक बार दे दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप दे दोगे तो क्या, शायद कुछ नहीं रिस्पॉन्स करेगा। हाँ, अगर ज्यादा दे दोगे तो गल जाएगा, बिकॉज उसे वाटर नहीं चाहिए, वो उसी के लायक है, तो उसको उसकी कंडीशन में ग्रो करना चाहिए। सेम विद द केस ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एनिमल्स में नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं सील का। पोलर एक्वेटिक सी में जो होती हैं, सील मैमल है, आपने सुना होगा। तो अभी हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो सील्स, और ये कहाँ मिलती हैं, इन पोलर एक्वेटिक सीज, है ना। वैसे तो पोल्स पे आइस होती है, बट पोल्स पे अगर पानी कहीं हुआ तो वहां पे आपको ये सील मिलेंगी, है ना। अब इनके अंदर क्या है, पोल्स पे अगेन टेम्परेचर तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो फिर ऐसे तो इनकी खास इनमें खास ये है कि ये फैट की एक मोटी सी लेयर अपनी स्किन के अंदर होती है ना। दे हैव ए थिक फैटी लेयर। ये कहाँ मिलेगी आपको, ये स्किन के नीचे है ना, बिलो स्किन। और फैट भी आपने पढ़ा होगा कि ये जो थिक फैटी लेयर है वो फैट क्या करता है, फैट इंसुलेशन का काम करता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये इंसुलेटर का काम करेगा, है ना। इसको ब्लबर बोलते हैं, सिंगल टर्म में लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड ब्लबर, एंड दिस एक्ट एज इंसुलेटर। और अगर इंसुलेशन हो गया तो इसका मतलब ये कि इसका ब्लड या इसका जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं वो फ्रीज नहीं होंगे, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये आ जाएगा। ठीक है, सो दे एक्ट एज इंसुलेटर। आप सील का एग्जांपल ले सकते हैं, सील्स ऑफ पोलर एक्वेटिक सीज, दे हैव ए थिक फैटी लेयर कॉल्ड ब्लबर बिलो देयर स्किन विच एक्ट एज ए इंसुलेटर। तो ये लो टेम्परेचर से अपनी बॉडी को बचा लेंगी, मतलब बॉडी की जो हीट है वो बॉडी में रिटेन करेगी, और बाहर अगर लो टेम्परेचर है भी तो उसका कोई काउंटर एक्ट नहीं होगा। एक आपको पिछली क्लास का याद होगा, मैंने जब एलेंस रूल पढ़ाया था आपको, तो वो चीज आप यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं। एलेंस रूल क्या था, वो मैमल्स के लिए था, वो मैमल्स जो कोल्डर एरिया में, मैमल्स ऑफ कोल्डर रीजन हैव वेरी शॉर्ट बॉडी एक्सट्रीमिटीज। उनके जो बॉडी एंड पॉइंट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उसका रीजन सिंपल है, जितने बॉडी के एंड पॉइंट छोटे होंगे उतना ही उनकी बॉडी से हीट का लॉस कम होगा, और हीट बॉडी में जितनी रिटेन रहेगी कोल्डर एरिया में उतना अच्छा एनिमल के लिए, क्योंकि अंदर बॉडी गर्म रहेगी, बाहर ठंडा है, तो वो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर पाएंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी में एक एग्जाम्पल हमारा भी ले सकते हैं, ह्यूमन का भी ले सकते हैं, आपने सर्कुलेशन में भी पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी में, दैट इज एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस में आपको समझा देता हूँ, आई होप, आई एम डैम श्योर, क्योंकि सर्कुलेशन में पढ़ाया जाता ही है। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, वही हिली एरियाज पे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम हिली एरियाज पे जाते हैं, जैसे जैसे आप पहाड़ को चढ़ना शुरू करोगे, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, लाइक वी आर फीलिंग नॉजिया, है ना भाई, वॉमिटिंग हो रही है, किसी को थकान, फटीग हो रहा है,
हार्ट बीट तेजी से हो जाएगी, हार्ट पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, और अगर लो प्रेशर होगा तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आपने सर्कुलेशन वाले चैप्टर में PO2 और PCO2, बोहर इफेक्ट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, उसी से रिलेटेड है। पढ़ा है एल्टीट्यूड सिकनेस? Yes, sir. यस सर। बोहर इफेक्ट पढ़ा होगा, एक ग्राफ प्लॉट किया होगा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, उसको बोहर इफेक्ट कहते हैं। यस सर। जैसे जैसे बाहर का प्रेशर कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना, और उसका एक ग्राफ बन के आता है। सो दैट इज द केस। मतलब सब जानते ही हैं एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उससे क्या होगा, उससे हमें फिर वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी, नॉजिया, है ना, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशंस, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एल्टीट्यूड सिकनेस का केस सबके साथ होता है। जो लोग ऑलरेडी हिली एरियाज पे रह रहे हैं उन्हें तो कोई नहीं आती। आपने कभी देखा होगा कि भाई वो लोग तो पहाड़ चढ़ जाते हैं और हमें पीठ पे लाद के चढ़ जाएंगे। केदारनाथ, अमरनाथ, कहीं भी जगह जाइए तो आपने देखा होगा कि पिट्ठू होते हैं ना लोग, एक पर्टिकुलर एडल्ट पर्सन को दूसरा एडल्ट पर्सन अपनी पीठ पे लाद के भी चढ़ाई कर लेता है। और हम प्लेन्स पे रहते हैं, हम जब चढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एल्टीट्यूड सिकनेस स्टार्ट हो जाती है, उनको तो नहीं होती। तो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ अडॉप्टेशन, क्योंकि वहां के लोग उस लो प्रेशर के लिए अडॉप्टेड हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं है। हम ट्रॉपिकल बेल्ट में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिल्ली एनसीआर, तो यहाँ पे जो प्रेशर है हमारी बॉडी इसके हिसाब से अडॉप्टेड है। अब अगर हम लो प्रेशर के एरिया में जाएंगे तो हमारी बॉडी में एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो एल्टीट्यूड सिकनेस का भी एक केस आता है। अब बात ये आती है कि एल्टीट्यूड सिकनेस को हम ओवरकम कैसे करते हैं, हमारी बॉडी उसको कंपनसेट कैसे करेगी। क्योंकि अगर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली, आजकल तो सबको पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली बॉडी को तो क्या हालत होगी ना, सबके घरों में ऑक्सीमीटर आने लगे। तो बॉडी को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर क्या होगा। अब वहां तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तो लेके जा नहीं रहा, वहां केस क्या है, क्योंकि बॉडी को नेचुरली कंपनसेट करना है, कोई इक्विपमेंट नहीं लेना ऑक्सीजन के लिए। अब बॉडी नेचुरली कंपनसेट कैसे करेगी, एक तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे सो दैट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। अब जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड तो आरबीसी से ही करनी है, आरबीसी का भी एक सैचुरेशन कर्व होता है। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ रही है बाई इन ब्रीदिंग, हम ब्रीथ करके इनहेल करके ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं इंस्पिरेशन से, तो डेफिनेटली फिर ज्यादा हीमोग्लोबिन भी चाहिए जो ज्यादा ऑक्सीजन को टारगेट टिश्यू तक पहुंचा सके। तो जैसे जैसे हम ब्रीदिंग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉडी हमारी क्या करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन, और ज्यादा हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन, हम जल्दी जल्दी सांस लेके ला ही रहे हैं, तो ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा हीमोग्लोबिन, टारगेट सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, फिर उसी के हिसाब से एनर्जी मिलेगी हमें और हमारी बॉडी कंपनसेट कर पाएगी। तो जो एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आते हैं उनको ओवरकम बॉडी कैसे करती है, बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे आप इंस्पिरेशन बोलते हो जोलॉजी में, एंड बाय इंक्रीजिंग द आरबीसी सप्लाई, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, बिकॉज जितना ज्यादा आरबीसी होंगी उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो कंपनसेट कर लेती है। क्लियर? मैं इसको लिख नहीं रहा क्योंकि सबको पता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, जब नोट्स भेजूंगा तो उसमें डिटेल मेंशन होगी। एक एग्जांपल आपकी कोट बुक में दे दिया है कि हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या लेना है। तो पुरानी बुक में आप देखोगे तो लिखा होगा कि आप लेह लद्दाख में, या सबको पता है कि रोहतांग पास मनाली के आगे है लेह वाली साइड में, तो 3500 मीटर से ज्यादा की हाइट पे अगर जाएं तो एग्जैक्टली एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। दिल्ली से मनाली तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर मान लीजिए कोई सिक्किम में जा रहा है तो सिक्किम में जैसे ही आप जो है ग्लेशियर्स को क्रॉस करके ऊपर आर्मी वाले एरिया में जाते हो तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस के केस आना शुरू होगा। तो एल्टीट्यूड सिकनेस याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट ये कि बॉडी कंपनसेट कैसे करेगी। तो बॉडी को कंपनसेट करने का ऑप्शन इसमें यही है कि ब्लड में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ये होना है कि ब्रीदिंग का रेट बढ़ा दिया जाएगा।
सर अगर प्लेन्स से भी कोई वहां पर जाए तो जरूरी नहीं है ना कि सबको प्लेन्स वालों को भी हो सबको। हाँ, जरूरी नहीं है। पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं है, मुझे नहीं होती, मैं यस सर, मैंने भी इसीलिए बोला क्योंकि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडॉप्टेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है, सबका इम्यून सिस्टम अलग होता है। मान लीजिए मैं 10 सेकंड के लिए सांस रोक सकता हूँ, आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 मिनट तक सांस रोक लेते हैं, पानी में 10 मिनट तक नीचे रह सकते हैं, उसके बाद आएंगे और फिर वो इनटेक करेंगे। जबकि ट्रेंड यही है कि कोई 30 सेकंड को भी अगर अपनी सांस रोक लेता है तो उसके लंग्स आर वेरी हेल्दी, क्योंकि 30 सेकंड के लिए भी अगर आप अपना ब्रीदिंग रोक सकते हैं देन यू हैव हेल्दी लंग्स, ये कहा जाता है मेडिकल साइंस के हिसाब से। और लोग ऐसे भी हैं जो 10 मिनट तक भी बिना सांस के, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में बिहेवियरल अडॉप्टेशन का दे रखा है, जैसे मैंने रेप्टाइल से स्टार्ट करने के टाइम पे कहा था। डेजर्ट्स में जो लिजर्ड्स हैं, डेजर्ट लिजर्ड, इनका एग्जांपल दे रखा है ना। और ये बिहेवियरल अडॉप्टेशन है, ये आपकी बुक में मेंशन है, तो याद रखिएगा कि इनमें बिहेवियरल अडॉप्टेशन का एग्जांपल आप देख रहे हैं। अब लेजर्ड्स हैं तो आपको पता है ये लेजर्ड्स कैसे होते हैं, कन्फॉर्मर्स। रेप्टाइल है ना, रेप्टाइल किस में आते हैं, कन्फॉर्मर्स में आते हैं। अब क्योंकि ये कन्फॉर्मर्स हैं तो इसलिए ये क्या करेंगे, कन्फॉर्मर्स, तो इसमें भी यही बात आती है कि भाई वो अपनी बॉडी में इंटरनल कॉन्स्टेंसी तो मेंटेन कर नहीं सकते, बस ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अपनी बॉडी में बिहेवियर चेंज कर लें। जैसे लेजर्ड के लिए सिंपल बिहेवियर क्या है, डिस्कवरी वगैरह पे देखा हो तो जब गर्मी होती है तब तो वो शेडो में चली जाती है। जैसे मान लीजिए बॉडी को एक टेम्परेचर चाहिए, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेजर्ड का भी मान लीजिए कि ये बॉडी टेम्परेचर उसका है जो उसे ऑप्टिमली चाहिए। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज्यादा होगा, मतलब उसे गर्मी लगेगी, तो वो क्या करेगी, वो छाए वाले स्थान पे चली जाएगी, जहाँ पे शेडी एरिया होगा वो वहां मूव कर जाएगी। शेडी एरिया में मूव कर जाएगी तो क्या होगा, जो हाई टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगा, 37 तक आएगा, 37 से नीचे ही जाएगा क्योंकि शेड में रहेगा, तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। जब लगेगा उसे कि नहीं टेम्परेचर मेरे कंफर्ट जोन से ज्यादा ही कम हो गया, तो वो धूप में आके बैठ जाएगी, सन में आ जाएगी, फिर सनलाइट की वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो वो अपना सर बिहेवियर डेजर्ट में शेडी एरिया कहाँ से ढूंढेंगे? में जाना है तब उसे धूप में आना है। अगर डेजर्ट में छाया नहीं मिल रही, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं, वो बरो बना के क्या करते हैं, वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। जैसे स्नेक्स वगैरह को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, वो बिल बना के, या रैट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, वो बिल बना के नीचे चले जाते हैं मिट्टी के नीचे, क्योंकि मिट्टी के नीचे अबव ग्राउंड हीट नहीं आएगी। जो मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर डायरेक्ट हीट आ रही है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी, मिट्टी के नीचे अबव ग्राउंड हीट से बचने के लिए वो क्या करते हैं, बरो वाली हैबिट के होते हैं, तो बरोइंग में चले जाते हैं। शेड वाला ऑप्शन मिल गया तो शेड में आ जाएंगे, और जब उनका कंफर्ट जोन से नीचे चला जाएगा टेम्परेचर, तो फिर वो सन में आके सन बाथ लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है ना। तो इसमें डेजर्ट लेजर्ड का भी एग्जांपल याद कर सकते हैं आप, कि जब जरूरत लगेगी बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा करना है तो सन में आ गए, जब बॉडी टेम्परेचर को कम करना है तो शेड में चले गए। अगर शेड नहीं है और एनिमल का नेचर बरोइंग हैबिट का है, तो वो अबव ग्राउंड हीट से बचने के लिए शेड में नहीं जाएगा, वो बरो बना के जमीन के नीचे चला जाएगा। इस तरीके से वो अपना बिहेवियर, दिन में वो ये काम 10 बार करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक टाइम पे पर्टिकुलर करना है, जैसे ही उनका टेम्परेचर कम ज्यादा उन्हें जो करना होगा वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसीलिए ये बिहेवियर है, जब आपको लगे गर्मी तब आप धूप में खड़े हो जाइए, छाया में चले जाइए, जब गर्मी लगे तो, जब ठंडा लगे तो धूप में आ जाइए, लाइक दिस, है ना। और सर अगर दोनों जगह ठंडी ही हो, जैसे रात के समय में, तो फिर क्या करेंगे? से बोलो, बहुत स्लो वॉइस आ रही है। सर अगर मतलब जैसे रात के समय में तो सर सन की गर्मी मिल नहीं पाएगी, तो फिर क्या? ठंडा ही होगा, फिर वो इंतजार ही करना है उन्हें। अब रात में गर्मी कहाँ से लाएंगे वो, रात में तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि सन आएगा और फिर उन्हें लगेगी गर्मी। ओके सर। रात में तो फिर यही ऑप्शन है कि उन्हें दे हैव टू वेट, है ना। क्लियर। सो ये वो सारी एडॉप्टेशंस हो गई जो एनिमल्स में आपको पढ़नी है। ऑलमोस्ट इतनी एडॉप्टेशंस मोर और लेस आपकी बुक एनसीईआरटी में गिवन है, और एटलीस्ट आपको ये सारी तो विद एग्जांपल याद करनी ही करनी है ना, क्योंकि ये आपका सिलेबस हो गया। प्लांट्स में क्या क्या है जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। प्लांट्स में मैंने आपको ऑलरेडी मॉर्फो में भी
काफी कुछ पढ़ाया है। थोड़ा बहुत आपने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, जब प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें सर ने कुछ ना कुछ बताया ही होगा आपको। चलो प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में क्या क्या है। प्लांट्स में आप शुरू से ही अलग कर सकते हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए डेजर्ट के प्लांट हैं, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो डेजर्ट में, चाहे हॉट डेजर्ट हो या कोल्ड डेजर्ट हो। मैंने आपको समझाया था डेजर्ट दोनों हो सकते हैं। जो थार का रेगिस्तान इंडिया में है दैट इज हॉट डेजर्ट, और जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो भी पानी नहीं होगा, बिकॉज वाटर एवोपोरेट कर जाएगा, और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो वाटर फ्रीज कर जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट हो या एनिमल, वाटर लिक्विड स्टेट में होगा देन ओनली इट इज अवेलेबल। अगर वो वेपर स्टेट में है तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिर तो वो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला गया। और अगर वो फ्रीज कर गया तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फ्रीज किया हुआ वाटर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई डेजर्ट दोनों ही है, चाहे कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, दोनों को यहाँ डेजर्ट प्लांट की कैटेगरी में लाते हैं। अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ी हुई है एडॉप्टेशंस, कुछ कुछ रिकॉल कर लेते हैं। आपने फाइलोक्लैड मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? फाइलोक्लैड आपको पढ़ाया था ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम, स्टेम के एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशंस में। एग्जाम्पल आपने ओपनशिया लिखा था, या कैक्टस, जितने भी कैक्टस होते हैं, सकुलेंट्स जिन्हें आपने पढ़े थे, है ना, उनमें क्या होता है, उनमें आपने पढ़ा था कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, लीफ टर्न इनटू स्पाइन, बिकॉज लीफ में अगर स्टोमेटा होंगे तो फिर वाटर का लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो लीफ स्पाइन में चेंज हो गई, और फिर लीफ का फंक्शन जो फोटोसिंथेसिस है वो किसे कर दिया गया, वो दे दिया गया स्टेम को। तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम है, और वाटर को स्टोर करना है तो लिक्विड स्टेट में ना रख के जेल की फॉर्म में होता है, जैसे एलोवेरा का जेल होता है। एलोवेरा का प्लांट ऑलमोस्ट सबने देखा है, या लोग सकुलेंट्स को अपने घर में लगाते हैं तो आपने जीड का प्लांट है, क्रेजुला का प्लांट है, ब्रायोफिलम है, कलंचू है, सब इसी कैटेगरी में। डिफरेंट टाइप के कैक्टस होते हैं, कांटे वाले पौधे, देयर आर सो मेनी, सभी में ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है। तो आप फाइलोक्लैड के एग्जांपल को यहाँ पे कोट कर सकते हो, है ना, जहाँ पे लीफ टर्न इनटू स्पाइन एंड स्टेम बिकम ग्रीन फोटोसिंथेटिक। तो आप ये याद कर सकते हैं फाइलोक्लैड। अब ये कौन सी हुई एडॉप्टेशन, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या बिहेवियर? मॉर्फोलॉजी। अगर ये आ जाए कि हैविंग फाइलोक्लैड इन ओपनशिया इज एन एडॉप्टेशन, तो क्या आंसर करोगे? इट्स ए मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बिहेवियरल या व्हाट? सर मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं क्यों आपकी आवाज। सर मॉर्फोलॉजी। हाँ, ये मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन है ना, क्योंकि आपको मॉर्फोलॉजी के स्टेम के मॉडिफिकेशन में ही पढ़ाया, तो आप उसी से गेस कर लीजिए कि मॉर्फोलॉजिकल चैप्टर था, तो मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन हो गई, है ना। अगर मान लीजिए थिक क्यूटिकल पढ़ाया जाए तो ये भी आपने पढ़ा था, थिक क्यूटिकल ऑन स्टेम या लीफ, बोलो ये क्या है? कोई आंसर करेगा? संकेन स्टोमेटा, संकेन स्टोमेटा भी आपने पढ़े होंगे। मैं आपको एग्जैक्टली आपको अगर एनसीईआरटी का एग्जांपल कोट करूं तो जहां पे जिम्नोस्पर्म में पाइनस डिस्कस किया गया है, वहां पे लिखा है कि पाइनस एक जीरोफाइट है। आप चाहे तो प्लांट किंगडम में अंडर द टॉपिक जिम्नोस्पर्म, वहां पे लेफ्ट पेज पे नीचे की तरफ लिखा होगा, वहां देख भी सकते हैं कि पाइनस के अंदर 3 एडॉप्टेशन दी हुई है। दे हैव संकेन स्टोमेटा, निडल शेप लीफ एंड थिक क्यूटिकल ऑन स्टेम, जिसकी वजह से पाइनस एक टेम्परेट एरिया का जीरोफाइट है, मतलब एक कोल्ड डेजर्ट वाला ट्री है जिम्नोस्पर्म में। तो संकेन स्टोमेटा आपको एनाटॉमी में मिलेगा, बिकॉज लीफ को कट करके आप देखोगे कि स्टोमेटा धसे हुए हैं, तो ये एनाटॉमिकल हो गया। क्यूटिकल एक वैक्सी मटेरियल है जो प्लांट ने बनाया
और किसी भी सब्सटेंस की अगर सिंथेसिस हो रही है तो मेटाबॉलिज्म से होगी, यानी ये फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल एडॉप्टेशन हो गई, है ना। और मैंने आपको पढ़ाया था एक कैम पाथवे, कैम फोटोसिंथेसिस, है ना, इन सकुलेंट्स। उसमें आपने पढ़ा था कि स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है, जैसे आपने C3 साइकिल पढ़ा था, C4 साइकिल पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको ये कैम सिंथेसिस भी पढ़ाई थी फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। तो ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन हो गई। जो फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा वो फिजियोलॉजिकल, जो एनाटॉमी में पढ़ा वो एनाटॉमिकल, जो मॉर्फो में लिखा हुआ है वो मॉर्फोलॉजिकल। तो अगर आप ज़ीरोफाइट्स में अलग अलग अडॉप्टेशन को कैटेगराइज भी करना चाहोगे कि वेदर दे आर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल, तो कर सकते हो। प्लांट में बिहेवियरल अडॉप्टेशन नहीं होती, ये तो आपका क्लू है, क्योंकि प्लांट्स में बिहेवियर नहीं है। एनिमल्स में बिहेवियरल अडॉप्टेशन है, प्लांट्स में नहीं, है ना। सो डेजर्ट प्लांट के लिए जो अडॉप्टेशंस थी वो ये है ना। एक्वाटिक प्लांट्स के लिए क्या क्या है, हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। What about aquatic plants? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। हाइड्रोफाइट्स में सबसे पहले मॉर्फो से स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में आपने स्टेम के मॉडिफिकेशन में ऑफसेट पढ़ा था, इवन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ाया था। ऑफसेट को आप रनर ऑफ एक्वाटिक प्लांट बोलते हो, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम करता है ना, सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और ऑफसेट के एग्जाम्पल में आपने आइकॉर्निया पिस्टिया लिखा हुआ है। ऑफसेट आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ाया है, ऑफसेट आपको मॉर्फोलॉजी में भी स्टेम में पढ़ाया है। सब एरियल स्टेम में आपने रनर, सकर, ऑफसेट, स्टोलन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं कि ऑफसेट किस तरीके से आएगा, है ना। तो ऑफसेट एक अडॉप्टेशन हो गई, इसकी वजह से वो पूरे एरिया को कवर अप कर लेते हैं। दे कैन विगरसली प्रोपोगेटेड, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग ऑफसेट। तो एक तो ये मॉडिफिकेशन हो गई। फिर आपने एक्वाटिक प्लांट में पढ़ा था कि एक्वाटिक प्लांट फ्लोट करते हैं। अगर फ्लोट कर रहे हैं तो उन्हें बायोंसी प्रोवाइड करा जाएगा। बायोंसी कौन प्रोवाइड करेगा, उसके लिए उनके पैरेन्काइमा में एयर भर जाती है। पैरेन्काइमा आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था। पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, अगर उस स्पेस में आप एयर फिल कर दोगे तो हल्का हो जाएगा, प्लांट फ्लोट करने लगेगा। तो प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, है ना, ये आपको फ्लोटिंग प्लांट्स में मिल जाएगा। तो एरेनकाइमा के बारे में भी आप एनाटॉमी में देख सकते हो और मॉर्फो में भी दिया होगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। सर ये एनाटॉमी के ही हाँ, है। ये भी आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था कि पैरेन्काइमा में, जैसे आपने हाइड्रोला को देखा होगा, हाइड्रोला एक एक्वाटिक प्लांट है, पूरा ग्रीन होता है। तो इतना ज्यादा ग्रीन क्यों, क्योंकि पौधा पानी में डूबा हुआ है, तो लाइट की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी तो कम होगी, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट करके बॉटम तक जा पाएगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो पूरा का पूरा प्लांट ही ग्रीन है, तो उसमें जो क्लोरेनकाइमा है वो वेल डेवलप्ड है, तो फोटोसिंथेसिस काफी हो जाएगी, है ना, जितनी चाहिए उस हिसाब से। तो क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये सब चीजें हैं, है ना। एक एग्जांपल आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा था, हेट्रोफिली, अंडर द टॉपिक प्लास्टिसिटी। अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था, डेवलपमेंट के बाद एक टॉपिक पढ़ाया था प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब ये था कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में शेप ऑफ द लीफ वेरिएबल होगा, तो उसे हेट्रोफिली बोलते हैं, कि जो एक्वाटिक लीफ है वो अलग शेप की है और जो एरियल लीफ है वो अलग शेप की है। तो हेट्रोफिली भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देख सकते हैं। यस सर, वो दो टाइप का था ना, हाँ, हेट्रोफिली। बटर कप और कोरिएंडर। ये आपने पढ़ा था इमरजेंट हाइड्रोफाइट्स में। इमरजेंट का मतलब जो पानी से निकल के बाहर आ गए, उनकी जड़ें पानी में होंगी लेकिन उनकी जो प्लांट बॉडी है वो पानी से बाहर होगी। तो कुछ लीफ पानी के अंदर होती हैं, कुछ पानी के बाहर होती है।
सो दैट्स वाई डिफरेंट टाइप की लीफ होंगी, डिफरेंट टाइप की लीफ होंगी तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर भी बनेगा, मीन्स उनकी मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो गई। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स की अडॉप्टेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने डेजर्ट वाले प्लांट्स में अडॉप्टेशन को देखा, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या अडॉप्टेशन है वो देखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हो गया ये? यस सर। अगर नेक्स्ट की बात करें तो एक आपने सॉल्ट वाले प्लांट भी पढ़े थे, हेलोफाइट्स कहते हैं, सॉल्ट लविंग प्लांट्स, जो मार्शी एरियाज में होते हैं जहाँ पे सॉल्ट होती है वहां पे, है ना, हेलोफाइट्स, है ना। तो हेलोफाइट्स के लिए मॉर्फोलॉजी में आपने एक अडॉप्टेशंस पढ़ी थी कि इनमें रेस्पायरेटरी रूट्स होती हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है रेस्पायरेटरी रूट्स, इनको न्यूमैटोफोर कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल में राइजोफोरा पढ़ाया था, एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया अंडर द चैप्टर मॉर्फोलॉजी, तो उसमें आप रेस्पायरेटरी रूट्स या न्यूमैटोफोर्स को देख सकते हैं। इनमें क्या है कि रूट्स को चाहिए ऑक्सीजन सरवाइव करने के लिए, और हेलोफाइट्स हैं दलदल वाले एरिया में, तो नीचे ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इनकी रूट्स जमीन से बाहर निकल आती हैं, और फिर रूट्स में छोटे छोटे से पोर होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स, या उनको इन जनरल रेस्पायरेटरी रूट्स भी कहते हैं। तो ये आपको हेलोफाइट्स में पढ़ाई है। इसके एग्जाम्पल में आपने राइजोफोरा पढ़ा था, एनसीईआरटी में इसका नाम भी दिया होगा। राइजोफोरा इज ए मैनग्रूव प्लांट। सर सर वो हेट्रोफिली वाला जो था वो भी एनेटमी में ही होगा? हेट्रोफिली वाला मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन है, क्योंकि उसमें लीफ की मॉर्फोलॉजी चेंज हुई। एक्वेटिक लीफ आर डिफरेंट फ्रॉम एरियल लीफ, और उसमें एनसीईआरटी में लीफ के डायग्राम भी बने हुए हैं। तो एक्वेटिक और एरियल में डिफरेंस केवल लीफ का शेप है, सो मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन होगी। फिर हेलोफाइट्स में एक और अडॉप्टेशन होती है जिसको हम विवीपैरी कहते हैं। आपको मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि प्लांट्स में विवीपैरी भी होती है, विवीपैरस सीड जर्मिनेशन। जैसे राइजोफोरा का प्लांट है तो इसमें क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन प्लांट में ही हो जाता है। जो मेन राइजोफोरा का प्लांट होगा जिसपे राइजोफोरा का फ्रूट आएगा, उस फ्रूट के अंदर जो सीड होगा ना वो वहीं जर्मिनेट कर जाएगा, फ्रूट टूट के नहीं गिरता, फ्रूट के अंदर सीड लगे लगे ही जर्मिनेट कर जाएगा, वहीं पे एक छोटा सा राइजोफोरा का प्लांट बन जाएगा। और उसके बाद वो टूट के गिरेगा, क्योंकि नीचे दलदल है, तो नीचे अगर सीड गिरता तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो नेचर ने क्या किया कि सीड को वैसे ही जर्मिनेट कर दिया, जब वो ट्री पे लगा था, फ्रूट लगा था, उसी के अंदर सीड था, वैसे जर्मिनेट कर दिया। एक छोटा सा प्लांट टूट के जब नीचे गिरेगा तब तक रूट और शूट बन चुकी हैं, तो अपने आप को वो एस्टेब्लिश कर लेगा। सो दैट इज कॉल्ड विवीपैरस सीड जर्मिनेशन। इसको इन सीटू सीड जर्मिनेशन भी कहते हैं, है ना। सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेलोफाइट्स में आपने दो ही अडॉप्टेशन पढ़ी है। सीड जर्मिनेशन फिजियोलॉजिकल है और प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रूट्स और नेमाटोफोर्स मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको एरियल प्लांट्स भी पढ़ाए थे, एपीफाइट्स कहते हैं उनको। प्लांट के ऊपर अगर प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, एपीफाइट्स, है ना। अब एपीफाइट्स के अंदर अडॉप्टेशन क्या पढ़ाई थी आपको, एक तो एरियल या हैंगिंग रूट्स पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी में, इनकी रूट्स एयर में हैंग करती हैं। एपीफाइट्स वो होते हैं जो, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो मेन प्लांट है वो क्या है, ट्रीज है। तो ट्री के ऊपर जो छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। प्लांट के ऊपर प्लांट ग्रो कर तो क्या कहलाएगा, एपीफाइट्स कहलाते हैं। तो ये प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। अब मान लीजिए ट्री के ऊपर कोई छोटा सा प्लांट ग्रो करेगा तो उसकी रूट नीचे तक तो ना आ सकती है, तो रूट्स हवा में हैंग करती रहती है। उस हवा में जो वाटर होगा वो उसी को एब्जॉर्ब करके अपना काम कर लेती है।
तो उनको एरियल या हैंगिंग रूट्स कहा जाता है, आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है। एपीफाइट्स के एग्जांपल में जैसे ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्किड्स में वांडा जीनस है ना? तो ऑर्किड्स एपिफिटिक प्लांट्स कहलाते हैं। और इसी तरीके से इसमें दूसरा आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था कि इनमें इंटरनली क्या होता है, वेलम एंड टिश्यू होते हैं इन रूट्स। पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस में पढ़ाया, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। इनका काम क्या है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर। जो सराउंडिंग में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश तो बहुत ज्यादा होगी, तो सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है उसी को बस वो एब्जॉर्ब करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। मतलब बाहर से मॉर्फोलॉजिकली देखोगे तो हैंगिंग रूट्स हैं, क्योंकि रूट हैंग कर रही है। उसी रूट में वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो रूट के अंदर वाले टिश्यू को है, एंड दैट टिश्यू इज वेलम एंड टिश्यू। एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, तो दैट्स वाई वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये ओवरऑल प्लांट की एडॉप्टेशंस हैं, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये वही है जो ऑलरेडी हमने मॉर्फो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा है ना। उन्हीं से प्लांट किंगडम से भी ले सकते हैं आप इन चैप्टर से रिलेटेड। सो हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज रिलेटेड विद ऑर्गेनिज्म। हालांकि ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग से नहीं पढ़ना था, ऑर्गेनिज्म में पहली लाइन हमने यही लिखी थी कि फिजियोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, अगर सॉरी इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल बात की जाए, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी पढ़ोगे तो बेसिकली वो उसकी फिजियोलॉजी ही होती है। हालांकि फिर हमने उसमें एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हुआ, वेदर कैसे क्रिएट हुआ, बायोम कैसे बनते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, उन एबायोटिक फैक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स क्या है, और फिर अभी हमने एडॉप्टेशंस को भी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड विद पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें हमें पढ़नी है, पॉपुलेशन क्या है, कैसे है, लाइक दिस, है ना। नेक्स्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने डिफाइन कर लिया था, पॉपुलेशन कहलाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, जो नेचर में इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप लेना है जिसमें आपस में मेटिंग हो सकती है और वो एक जियोग्राफिकल एरिया को शेयर करेंगे। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, टाइगर पॉपुलेशन है, लायन पॉपुलेशन है, या जिम्नोस्पर्म की पॉपुलेशन भी है, लाइक दिस। तो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अलग है, तो इंडिया की पॉपुलेशन का मतलब है हम ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया बात कर रहे हैं। ऐसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन इन अफ्रीका भी होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन इन रशिया भी होगी। तो एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है, दैट इज इंडिया, अफ्रीका, रशिया, जिसमें आप किसी एक इंडिविजुअल्स को जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन में आपस में इंटरमीटिंग हो सकती है और एक वेल डिफाइंड एरिया ले लिया हमने, सो दैट बिकम्स द पॉपुलेशन। तो डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है ना। पॉपुलेशन की जो जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, एवोल्यूशन आई होप आप कर चुके होंगे, आपने उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ा होगा, जिसमें आपको हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा, पी स्क्वायर सर अभी नहीं किया सर, है ना, पी प्लस क्यू का स्क्वायर करके ये इक्वेशन आएगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से, या बॉटलनेक इफेक्ट, एडॉप्टिव रेडिएशन, फाउंडर इफेक्ट, ये सब आपने पढ़े होंगे। सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसको इकोलॉजी से अगर आप जोड़ दोगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, सो दैट बिकम्स पॉपुलेशन इकोलॉजी, है ना। अगर हम कहें कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे इकोलॉजी जो ऑलरेडी आपकी यूनिट चल रही है, इसके साथ आपको लेना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में क्या आएगा, वो ऑलरेडी आप इवोल्यूशन का इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ चुके हो। पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को कहते हैं, जिससे आप किसी भी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो एग्जैक्टली हार्डे वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, दैट बिकम्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और इवोल्यूशन में एडॉप्टिव रेडिएशन, फाउंडर, बॉटलनेक इफेक्ट, ये सब आ जाएगा। इकोलॉजी अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी, जैसे ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी पढ़ी थी, वैसे हम पॉपुलेशन की इकोलॉजी यहाँ पे पढ़ने।
मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो इसमें आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में वो ह्यूमन पॉपुलेशन को लेके है। जब तक कोई एग्जाम्पल कोट नहीं किया जा रहा आप इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है कि पॉपुलेशन की स्टडी करते कैसे हैं, है ना। पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं हम, उसको आप बोलेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये इकोलॉजी प्लस पॉपुलेशन जेनेटिक्स और क्या लिखा थी सर, इवोल्यूशन। इकोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बन जाएगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। नाउ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हुआ कि हम पॉपुलेशन को जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आता है इसमें बर्थ रेट। बर्थ रेट को आप नेटैलिटी कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन की काउंटिंग करने के लिए घरों में आते हैं ना, तो पूछते हैं कि भाई आपके घर में कितने लोग हैं, एक तो ये पूछते हैं, है ना, और फिर उनकी एज क्या है वो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। मेल फीमेल भी लिखते हैं, कितने मेल है कितने फीमेल है, सेक्स रेशियो जिसे आप बोलेंगे वो भी पता चल जाएगा, है ना। और एज हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, एंड नंबर ऑफ पीपल हो गए। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा एमसीडी, वो बेसिकली डेथ रेट और बर्थ रेट की कैलकुलेशन दे देगा, है ना। बर्थ रेट की तो आजकल मैंडेटरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में बर्थ होगी तो डेटा ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाएगा। डेथ रेट लोग बताते नहीं है, तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन तो नहीं कैलकुलेट हो पाती इंडिया में, लेकिन फिर भी जैसे भी होती है पॉपुलेशन की काउंटिंग तो की जाती है इंडिया में। डेथ रेट इसलिए नहीं बताते क्योंकि बता देंगे तो फिर उस पर्सन के नाम पे जो सब्सिडी मिल रही होगी गवर्नमेंट से, जो फैसिलिटी मिल रही है वो मिलना बंद हो जाएगी। गांव में तो 5-5 साल पहले डेथ हो गई है, लेकिन लोगों ने बताया ही नहीं। उनके नाम का राशन कार्ड आज भी चल रहा है, उनकी आने वाली जनरेशन उस राशन को यूज भी कर रही है। तो डेथ रेट, लेकिन हाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डेथ रेट भी पता चली जाता है, या क्योंकि हम तो पूरे अर्थ के हिसाब से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो अदर कंट्रीज में डेथ रेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो रेट काउंट किया जाता है वो 1000 पे काउंट किया जाता है ना, पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है थाउजेंड्स में। सो बर्थ रेट क्या हो गया? पर कैपिटा मींस पर 1000 लाइव बर्थ। लाइव बर्थ का मतलब ये भी है कि अगर स्टिल बेबी बॉर्न हुआ, अगर डेड बेबी बॉर्न हुआ, तो वो बर्थ रेट में काउंट नहीं किया जाता। लाइव बर्थ का मतलब ये कि बच्चा जिंदा रहना चाहिए। उसमें भी क्लॉजेस हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कि 6 घंटे तक जिंदा रहना चाहिए। किसी कंट्री में है कि 48 घंटे तक वो जिंदा रहेगा तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। अगर विद इन 48 आवर्स डेथ हो गई तो वो बर्थ में काउंट ही नहीं होगा। तो हर कंट्री के लिए ये लाइव बर्थ की डेफिनेशन अलग अलग है, बट फिलहाल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल बिकम्स द बर्थ रेट, है ना। इसी तरीके से डेथ रेट ले सकते हैं। डेथ रेट को मॉर्टेलिटी कहते हैं। पर कैपिटा डेथ, और डेथ्स में तो कोई है ही नहीं कि उसमें लाइव या डेथ का मतलब तो डेथ ही है ना। तो बर्थ रेट और डेथ रेट बड़ी आसानी से निकल आता है ना। फिर आता है सेक्स रेशियो, मेल फीमेल, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि मेल फीमेल का रेशियो लेते हैं तो उसमें लेना क्या होता है? लेना ये होता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, है ना। आपको 1000 मेल पे कितनी फीमेल है ये देखना है। वैसे तो यही कहा जाता है कि रेशियो ऑफ मेल फीमेल, रेशियो ऑफ मेल फीमेल इन पॉपुलेशन, बट इसमें होता यही है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो वो सेक्स रेशियो बन जाएगा ना, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ गई। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एज की बात करते हैं। और जब एज डिस्ट्रीब्यूशन को आप प्लॉट करोगे किसी ग्राफ पे, तो ये पिरामिड के जैसा बन के आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज पिरामिड, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एज पिरामिड को लेके अभी हम पढ़ेंगे, तो एज पिरामिड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एज पिरामिड क्या होते हैं या एज डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड्स क्या क्या है।
अब ये कैसे है, जब काउंटिंग करने के लिए आएंगे तो पूछते ही हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, उनकी कितनी कितनी उम्र है। इसमें क्या किया गया है कि पॉपुलेशन की स्टडी को, आप सेंसस कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, सेंसस का मतलब होता है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन की ऑफिशियल काउंटिंग होती है तो जनगणना कहते हैं सेंसस। तो सेंसस का जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या किया गया है कि 3 अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। एक प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है 0 से लेके और 1821 तक, क्योंकि इंडियन सिनेरियो में अगर बात की जाए तो 18 साल फीमेल और 21 साल मेल, ये रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग एज है। तो 3 अलग अलग ग्रुप बना लिए गए। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक पहला ग्रुप आता है प्री रिप्रोडक्टिव, जब रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, बायोलॉजिकली नहीं है, जो ऑन पेपर डेटा मेडिकल साइंस के हिसाब से है वो। तो ये 0 से लेके और 1821, सबको पता ही है 18 फीमेल के लिए होती है, 21 मेल के लिए होती है। दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव एज। फिर एक आती है रिप्रोडक्टिव एज। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव एज आप 18-21 से स्टार्ट करोगे और फिर इसको लेके जाओगे 45 तक। ऑन पेपर तो यही है कि 45 ईयर्स पे मेनोपॉज हो जाता है किसी हेल्दी फीमेल के अंदर, और आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है। तो 18-21 से लेके 45 साल तक रिप्रोडक्टिव है। फिर आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो आप ले सकते हैं 45 से लेके टिल डेथ, जस्ट बिफोर डेथ, जितना भी है, कोई 80 साल जिए, 90 साल जिए, 70 साल जिए, वॉट एवर एल्स, 45 से लेके जब तक डेथ नहीं होती, वो ईयर क्या कहलाएंगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाएंगे। तो हमने ये ईयर में लिखा हुआ है ना, 18, 21, 45 साल ईयर में, है ना। तो ये चीजें निकल के आ गई। अब क्या करना है, जो सेंसस के लिए जो डिपार्टमेंट होगा, है ना, तो वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री बेसिकली, वो मंत्रालय क्या करता है, मिनिस्ट्री क्या करता है, वो इनकी डेटा निकालता है कि इन 3 ग्रुप में कितने कितने लोग आ रहे हैं, और फिर इसको प्लॉट किया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाएगा। जब एक ग्राफ बनेगा तो उसमें पिरामिड के 3 अलग अलग शेप आ जाते हैं। उन शेप से ये पता चल जाता है कि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, या स्टेबल है। क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग करती है, बट होता क्या है कि प्लानिंग का एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तो जब 5 साल 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट होती है, उसका डेटा आता है, उसकी स्टैट्स निकाली जाती है, फिर उसके बाद उसे देखते हैं कि अच्छा, हमने 10 साल पहले ये प्लान लॉन्च किया था, पहले कभी हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट था, फिर हम एक हमारा एक वाला कॉन्सेप्ट आया। तो जो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, वो इम्प्लीमेंट करेक्टली हो रही है नहीं हो रही, उनका एग्जीक्यूशन हुआ नहीं हुआ, उस सब में ये डेटा काम में आ जाता है। तो वो स्टडी एज पिरामिड से बेसिकली की गई है ना। तो वो कैसे निकालेंगे आप? उसमें 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। एक पॉसिबिलिटी क्या है, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये 3 एज, ये प्री है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पिरामिड का शेप क्या है, ये शेप ट्राइंगल जैसा दिख रहा है आपको, तो ये ट्राई एंगुलर पिरामिड है, ये शेप हो गया। ये पिरामिड कब आया? अगर हम कहें कि इस पिरामिड की कंडीशन क्या है, इस पिरामिड की कंडीशन ये है कि प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर रिप्रोडक्टिव से बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से ज्यादा होता है तो ऐसा ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ क्या शो करता है? ये किसी भी एरिया या कंट्री की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टेटस को शो करता है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर किसी कंट्री का क्योंकि 10 साल के बाद निकालोगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये प्री रिप्रोडक्टिव है, 10 साल के बाद ये रिप्रोडक्टिव में चेंज हो जाए, तो ये वाला ग्राफ जो है वो ब्लॉक जो है वो यहाँ आएगा, ये वाला ब्लॉक यहाँ चला जाएगा। मैथमेटिकली यहाँ पे जो ब्लॉक आएगा वो इससे भी बड़ा आएगा। तो ये ग्राफ एवरी टाइम बड़ा होता जाएगा, लेकिन शेप कैसा रहेगा? शेप इसका ट्राइंगल का ट्राइंगल ही रहेगा। तो कभी भी अगर किसी पॉपुलेशन का शेप ट्राइंगुलर आता है, 1990 से 2000 का मिला डेटा, फिर 2000 से 2010 का मिला, 2010 से 2020 का मिला। अब हमने क्या किया, इन 3 ये डिकेड हुए है ना, पॉपुलेशन की जो काउंटिंग की जाती है
वो 10 ईयर्स में एक बार की जाती है। जो सेंसस होता है वो एवरी 10 ईयर पे लिया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या किया गया है, तो जब आप ये प्लॉट करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इंडिया का ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है, शेप ट्रायंगुलर आ रहा है और साइज बढ़ता जा रहा है। तो जब कभी भी प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होंगे तो शेप ऑफ द एज पिरामिड ट्रायंगुलर होगा, दैट शोज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या शेप है, किस कंडीशन में आया, और वो क्या शो करता है, उसका कंक्लूजन क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्राफ क्या आता है, जैसे इंडिया का देखा जाए तो ये है ग्राफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का। राइट नाउ भी इंडिया का पॉपुलेशन का जो ग्राफ है वो ट्रायंगुलर शेप ही आता है। अगर मान लीजिए प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव के लगभग बराबर हो जाए, मार्जिनली इक्वल, मान लीजिए ये प्री रिप्रोडक्टिव का है और ये रिप्रोडक्टिव का है लगभग बराबर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का कम है ना, ऐसा कोई ग्राफ हो, तो इस ग्राफ को आप अगर शेप में लेके आओगे तो इट लुक्स लाइक दिस, ये घंटी के जैसा लगेगा, बेल शेप बोलते हैं इसे, है ना। ये कैसा शेप है, ये बेल शेप है। और ये कब बना, जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव के मार्जिनली इक्वल है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो ये कब आएगा, व्हेन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मार्जिनली इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, लगभग बराबर। क्योंकि जो कमी है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, स्टैटिक्स जब लगाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट है भी फिगर या नहीं है। 10% का अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, 11% होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, 10% से नीचे जो भी है वो लगभग बराबर माना जाता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव की अगर मार्जिनली इक्वल होंगे तो शेप ऑफ द पिरामिड कैसा हो जाएगा, बेल शेप हो जाएगा, है ना। और ये क्या शो करता है, ये किसी भी कंट्री की स्टेबल पॉपुलेशन को शो करता है। स्टेबल या आप कह सकते हैं मैच्योर, आपकी बुक में दिया है, तो ये मैच्योर पॉपुलेशन या स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल का मतलब ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री की शुरू में बढ़ रही थी 40 साल पहले, तो इन 40 सालों में 4 डिकेड हुए, इन 4 डिकेड में जो पॉलिसी बनाई गई उनकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। तो ग्राफ अगर यहाँ से यहाँ भी आ गया तो कंट्री का मतलब बहुत अच्छा काम हो गया कि एटलीस्ट उसने स्टेबल पॉपुलेशन तो ले आया। स्टेबल आ गई है, कल को कोशिश करेंगे तो पॉपुलेशन को डिक्रीज भी कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट फिलहाल इंक्रीजिंग से स्टेबल आ जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दूसरा पिरामिड आएगा। तीसरा एंड लास्ट कौन सा है, वो उल्टा है, डिक्रीजिंग, कि अगर मान लीजिए ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव हो जाएं और पोस्ट तो इसके रिस्पेक्ट में कम ही होंगे, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, इसको बोलते हैं अर्न शेप। ये तब आएगा जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर वेरी लेस देन रिप्रोडक्टिव, और ये किसी भी एरिया की डिक्रीजिंग पॉपुलेशन को, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है। किसको शो करता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को, क्योंकि अभी 10 साल के बाद क्या होगा, ये प्री रिप्रोडक्टिव यहां जाएंगे, रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे, रिप्रोडक्टिव यहां जाएंगे, तो ये ग्राफ और छोटा होगा, शेप तो अर्न रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा। तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है। इसी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को हम नेगेटिव ग्रोथ बोलते हैं, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। तो एज पिरामिड्स को प्लॉट करके हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया की, मान लीजिए दिल्ली की ले रहे हैं तो दिल्ली के हिसाब से भी निकल आएगा। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ है ही नहीं। अगर जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन निकालोगे तो एरिया के हिसाब से रहने वाले लोग बहुत कम, क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है इसलिए बहुत लोग रहते नहीं। हिली एरिया बहुत ज्यादा है, स्नो कवर्ड ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश का निकालोगे, उत्तराखंड का निकालोगे तो पॉपुलेशन एरिया के रिस्पेक्ट में बहुत कम, जबकि महाराष्ट्र का निकालोगे या दिल्ली का निकालोगे, चंडीगढ़ का निकालोगे, यूटी है बट फिर भी अगर आपने चंडीगढ़ का निकाला तो उसके हिसाब से भी क्या आएगा, एरिया के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन ज्यादा, और किसी की बराबर भी आएगी। तो
जैसे पॉपुलेशन के स्टार्टिंग में था कि एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को कंसिडर करना है, और फिर आप अगर सेक्स रेशियो और एज पिरामिड्स के हिसाब से स्टडी करोगे तो ये कंक्लूजन्स कर सकते हो। तो हमने ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे होती है, फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ का कर्व कैसे प्लॉट करोगे, ये सब चीजें भी हमें पढ़नी है। ग्रोथ मॉडल कैसे होते हैं। ओके, एनी डाउट? टेस्ट के कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ पूछो बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन पूछना था अर्जेंट। हाँ बोलो तारिक। सर एक्चुअली ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ना है क्या जेनेटिक्स में? जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है? ट्रिप्टो क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में किस चीज के क्वेश्चंस? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ओपेरॉन तो है डिटेल में, पर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन तो नहीं है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का कुछ नहीं आएगा, ना आपके बोर्ड में आएगा ना आपके नीट में आएगा। आप अगर कुछ याद कर सकते हैं तो बस ये कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन लैक ओपेरॉन का उल्टा है। जैसे लैक ओपेरॉन को आप नेगेटिव कंट्रोल पढ़ते हो, इंड्यूसिबल मानते हो, तो विद कंट्रास्ट टू दैट ये याद कर सकते हो कि ट्रिप ओपेरॉन पॉजिटिव कंट्रोल में आएगा, और वो जैसे लैक ऑपरॉन इंड्यूसिबल में आपने पढ़ा है तो वो रिप्रेसिबल में आ जाएगा। बस इतना ही है, 2 वर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर मुझे वो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछना है। पूछो। सर वो क्वेश्चन है, which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? सर ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड ग्रोव। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बोटेनिकल गार्डन है और सेक्रेड ग्रुप्स है, और क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व। यस सर। हाँ तो बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा, वो इन सिटी में नहीं आता, बोटेनिकल गार्डन एक्स सिटी में आता। सर इन सीटू और इन सीटू वाले तो पढ़ा ही नहीं सर हमने, मतलब कौन से आते हैं? तो अभी आप पढ़ोगे ना, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर तो आएगा ना, तो बायोडाइवर्सिटी। ओके सर। सर टेस्ट के क्वेश्चंस पूछने थे कुछ। हाँ पूछो आकाश, पूछो। सर एक क्वेश्चन था, उसमें माउंटेन दे रखा था, माउंटेन का टॉप, और उसमें लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड सेम था। तो ये पूछा था कि माउंटेन के दोनों साइड में क्लाइमेट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। यही तो मैंने आपको अभी इसको आकाश ने भी शायद क्लास के स्टार्ट में यही पूछा था। ये माउंटेन है, ये माउंटेन मान लीजिए टेम्परेट एरिया में, मान लीजिए ये शिमला का माउंटेन है, तो इसका लैटिट्यूड फिक्स हो गया इसकी दोनों साइड का, और इसकी एक पर्टिकुलर ऊंचाई है, जितनी इधर से है इतनी इधर से है, तो इसका लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों सेम हो गए। लेकिन दोनों तरफ विंड जो फ्लो करके टकराएगी वो अलग अलग होगी। इधर से हवा चलेगी तो इधर ही आएगा ना रिजल्ट उसका, इस साइड तो कुछ नहीं होगा। इधर से अगर हवा चल रही होती, इधर से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन इधर हुआ, रेनफॉल इधर हुई, तो इधर तो ना होगी। तो यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ की सर्कमस्टेंसेस अलग होंगे, यहाँ की बिल्कुल अलग। अकॉर्डिंगली आंसर कर लीजिए आप। सब प्रीवेलिंग विंड्स कैसे कहते हैं, मतलब जो आ रही है। प्रिवेलिंग विंड, हाँ मतलब जो फ्लो करके आ रही है, जो हवा आ तो रही है। सर जहाँ पे जिस फेस पे प्रिवेलिंग विंड आ रही होंगी वहाँ पे तो ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए ना, मतलब वाटर ज्यादा होना चाहिए। नहीं, होता तो एक्चुअली ये है कि प्रिवेलिंग हवा कहते हैं ना कि हवा बारिश होने वाली है, तो कहते हैं कि हवा चल रही है तो बारिश उड़ा के लगी, बादल उड़ के चले गए, तो कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं ना। तो विंड वेलोसिटी के हिसाब से अगर देखोगे तो फिर क्लाउड हट जाएंगे, वहां से क्लाउड हट जाएंगे तो बरसेंगे कैसे? यस सर। सर लेकिन ये भी हो सकता है माउंटेन्स वो वहीं टकरा जाएं, वो आगे जा ही ना पाए। वो एक्चुअली पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन हम नेचर के हिसाब से चीजों को लेके करते हैं। ओके एक्चुअली हम सर। साइंस के हिसाब से तो चीजें समझ नहीं सकते इस मोमेंट पे कि क्लाउड फॉर्मेशन कैसे बनेंगे और उस हिसाब से कितने बरसेंगे। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका स्लोप कैसा होता है। जैसे एक ये है, और अगर एक ऐसा होता, जैसे हिल्स का अलग होता है, माउंटेन का अलग होता है, जबकि दोनों तरफ ये बात एक ही आएगी कि सेम लैटिट्यूड, सेम एल्टीट्यूड और सेम विंड वेलोसिटी की एयर टकराएगी, बट फिर भी दोनों जगह रिस्पॉन्स जो आएंगे वो अलग, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन अलग अलग आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फिर फर्दर डिटेल में होती है, उस पर तो हमें जाना नहीं है। एक सिंपल क्वेश्चन था लैटिट्यूड एल्टीट्यूड का, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए दे दिया। सर क्वेश्चन था दिल्ली का वेजिटेशन कैसा है, तो वो जीरोफिटिक है मेसोफिटिक है। जीरोफिटिक, मैंने तो क्वेश्चन कराया था क्लास में, बोला था। यस सर, उसका आंसर ये मेसोफिटिक दे रखा है। क्वेश्चन है, आप नीट का मान सकते हो।
सर मतलब जीरोफिटिक होगा आंसर। हाँ जीरोफिटिक होगा। दिल्ली में जो बल्क ऑफ द एरिया है वो है साउथ दिल्ली का, और साउथ दिल्ली जो आता है वो अरावली रेंज का एरिया आता है, जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान और थोड़ा सा हरियाणा का जो आता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे पूरा का पूरा जो एरिया है वो जीरोफिटिक है। तो बल्क ऑफ द दिल्ली अगर जीरोफिटिक है तो ओवरऑल दिल्ली भी जीरोफिटिक मान लीजिए। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जीरोफिटिक नहीं है। यस सर। सर एक क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म डीप सी में पाया जाएगा? फिर से बोलो, आपकी वॉइस दो लोगों की मिक्स हो गई। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म डीप सी में पाया जाएगा? हाँ डीप सी में कौन सा होगा, बोलो ऑप्शंस क्या है। सर आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और यू बैक्टीरिया एंड सेप्रोफिटिक फंजाई। तो आर्की बैक्टीरिया हो ही गया, तो मैंने लिखा था डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। ओके या सर। फिर अगर वैसे दिया होता तो ब्राउन या रेड एल्गी होता, तो दे आर फाउंड एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन। बीजीए फ्लोटर्स होते हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकते किसी भी केस में। सर एक और क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशंस इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। आप याद करो, मैंने आपको पाइनएप्पल में फ्लावरिंग पढ़ाई थी किसी प्लांट हार्मोन के लिए। सब फ्लावरिंग तो उसकी थी, ऑक्सिन से। ऑक्सीजन ही आंसर होगा इसका। मुझे ऑप्शंस याद नहीं है, आप देखो, बताओ ऑप्शंस क्या क्या है। सर ऑप्शन में तो NaA एक ऑप्शन है पहला, फिनाइल सिंथेटिक एसिड। NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गया। IAA इंडोल एसिटिक एसिड होता है, नेचुरल ऑक्सीजन है। जो दिया हो। सर अगर इसमें इथाइलिन भी होता तो? इथाइलिन एक्चुअली, इथाइलिन के साथ तो वो था ना कि फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेटिंग। अगर वैसा कुछ लिखा होता और इथाइलिन ऑप्शन में होता तो इथाइलिन आंसर हो जाता। ओके सर। ऐसे सारे क्वेश्चंस के लिए मतलब ये तो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन अप्लाइड नॉलेज का है, और अप्लाइड नॉलेज का सीधा फंडा ये है कि जो एनसीईआरटी वही लेना है, और जब भी कभी डाउट हो तो जो एनसीईआरटी में है आपको आंसर वही करना है। चाहे इवन मैं भी कह दूं कि ये दोनों आंसर सही है, लेकिन जब कभी मेन एग्जाम का क्वेश्चन होगा कि सर नीट में आ जाए तो क्या, तो फिर तो वही है कि जो एनसीईआरटी ने कहा वही सही है। ओके सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, द कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी केप्ट फ्रेश अ लॉन्ग पीरियड बाय दिस प्लांट हार्मोन। ऑप्शंस ब्रिलिन्स, साइटोकाइनेंस, ऑक्सिन्स, इथाइलिन। उसमें आप साइटोकाइनिन ले सकते हो, क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, आपको पता था कि वो डिले कर देता है ना, डिले इन सेनेसेंस पढ़ाया था। तो एजिंग प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगा, तो ज्यादा लंबे टाइम तक वो फ्रेश रहेंगे। इन सर जनरल है ये स्टेटमेंट, है ना। सर एंटी एजिंग हॉर्मोन्स तो जिब्रेलिन्स भी हैं और साइटोकाइनेंस दोनों हैं, तो हम कैसे सिलेक्ट करें कौन सा? दोनों है, लेकिन जिब्रेलिन्स का जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। मैंने इसीलिए पहले लाइन ये बोली कि इन जनरल जब आपको आंसर करना है कि फ्रूट्स लिखा है रादर देन पोम फ्रूट्स कुछ होता है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम्पल होता है जो जीए का स्पेसिफिक है, तो जीए ही आंसर होता। इन जनरल कभी भी अगर आपको ये बात आए कि मुझे एजिंग डिले करनी है, तो एजिंग डिले करने के लिए फिर आपके पास एक हार्मोन है दैट इज साइटोकाइनिन, या एजिंग इंड्यूस करनी है तो एक हार्मोन है दैट इज एबीए, है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे फ्रूट राइपनिंग के लिए आप पढ़ते हैं इथाइलिन, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिन पे इथाइलिन वर्क नहीं करता, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपके लिए तो यही आंसर है कि फ्रूट राइपनिंग पूछा गया तो आंसर है इथाइलिन हो गया। यस बहुत सर। सारी चीजों में हमें जर्नलाइज आंसर करना है एज पर एनसीईआरटी। और सर वो जो वेलामेंट टिश्यूज थे वो रूट्स में पाए जाते हैं, स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं? नहीं नहीं, वो रूट्स में होते हैं। रूट्स में भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो अभी हमने लिखा एरियल या हैंगिंग रूट्स, उसी में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। सर हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सो कुछ। फोटोसिंथेसिस में वेलामेंट टिश्यू नहीं है, फोटोसिंथेसिस में तो क्लोरेनकाइमा होते हैं। वेलामेंट टिश्यू का काम केवल ये है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशली मॉडिफाई है। एपिडर्मिस ही होती है बेसिकली, वो रूट की एपिडर्मिस होती है, बट मल्टी लेयर्ड हो जाती है और फिर वो उस हिसाब से एब्जॉर्प्शन का काम करने लगती है रादर देन एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन तो करेगी, उसके अलावा वो एब्जॉर्प्शन का काम करने लगती है। ओके सर। ठीक है सर वो अब मुझे पूछना है बोलो। सर, ये पाइनस का सर ऑब्लिगेट
होता है सर एसोसिएशन माइकोराइजा के साथ? पाइनस का ऑब्लिगेट, हाँ पाइनस के साथ ऑब्लिगेशन ही है। पाइनस के साथ जो माइकोराइजा है वो एक्टोमाइकोराइजा, तो वो सिम्बायोटिक मैनर में है और सिम्बायोसिस ऑब्लिगेशन ही होता है। इसी चैप्टर में अगली क्लास में पढ़ोगे आप। यस सर, थोड़ा सा उसमें प्लांट किंगडम में भी दे रखा था ना सर ये। हाँ हाँ, वो दे रखा होगा। ये तो क्वेश्चन भी आईपीएमटी में पहले कभी आया था कि पाइनस का सीड बर्न्ड सॉइल में जर्मिनेट नहीं करता। मैंने आपको नहीं पढ़ाया पाइनस, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने तो जिनको पढ़ाया था उनको तभी करा देता हूँ मैं, कि अगर मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई, एक चीड़ का जंगल था, आग लग गई, तो अब उसमें क्या है कि आग लगेगी तो पेड़ जल जाएंगे, तो मिट्टी में जो पानी होता है और मिट्टी में जो माइक्रोराइजल फंगी है वो सब भी बर्न कर जाएगी, क्योंकि फंगी तो मॉइस्चर लविंग होती है। अब ऐसी बर्न सॉइल पे अगर मान लीजिए पाइनस का सीड आ भी जाए, तो क्या वो जर्मिनेट करके पाइन सैपलिंग्स बनाएगा, एक छोटा सा पाइनस का पौधा बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि जब तक सीड के ऊपर फंगी नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि सीड को ब्रेक करने के लिए वाटर चाहिए और वाटर एब्जॉर्ब करने का काम पाइनस में करता है फंगी। तो जब तक माइकोराइजा नहीं ग्रो करेगा तब तक नहीं होगा। तो आंसर यही था कि बर्न्ड सॉइल में पाइनस का सीड जर्मिनेट नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन, क्योंकि बर्न्ड सॉइल है तो माइकोराइजा तो होगा नहीं उसमें। सर ये साइकस का भी होता है ना सर किसी के साथ? याद नहीं आ रहा। साइकस का जो भी है वो एक्चुअली माइकोराइजा नहीं है। साइकस का जो आपने पढ़ा है वो नॉनस्टॉप यस सर। चीज है, एनाबेना साइकेडी, वो तो सिम्बायोटिक है, लेकिन वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन से कोई मतलब नहीं है। तो सर वो ऑब्लिगेट होगा या नहीं होगा वो भी ऑब्लिगेट होगा। सिम्बायोसिस इज ऑलवेज ऑब्लिगेटरी। अगली क्लास में ही हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। उसके साथ लिखा होगा बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिशियल इन ऑब्लिगेटरी मैनर। कंपल्शन है, दोनों को अलग अलग कर दोगे तो डेथ हो जाएगी, दोनों एक साथ रहेंगे तो ही काम। ओके सर, क्लियर। जैसे सर साइकिल फंगी लाइक, होती है ना, हाँ साइकस के साथ एल्गी का एसोसिएशन होता है ना? हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का। ओके सर। यस सर, ये तो एनसीईआरटी की लाइन ही थी। हाँ, और सर हमारे लिए एल्गी अलग है और साइनोबैक्टीरिया माइक्रोराइजा अलग है, बिकॉज प्लांट किंगडम और मोनेरा किंगडम अलग अलग है। तो साइकस का मोनेरा में जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके साथ एसोसिएशन है, और एल्गी का किसी और के साथ है, साइकस के साथ नहीं आएगा। यस सर, एल्गी का तो फंजाई के साथ होता है लाइकेंस में। हाँ, एल्गी फंगी है तो उसके हिसाब से लाइकेन बन जाएगा। और सर एक्टोमाइकोराइजा फंजाई का एग्जांपल ग्लोमस हो जाएगा ना? हाँ, वो जो फंगी इन्वॉल्व है वो ग्लोमस है, और जो प्लांट होगा वो पाइनस। ओके सर। गुड नाइट सर। चलो, गुड नाइट।